इकाई 4। पर्यावरण का जो इकाई 4 है, हम 3 ऐसे मुख्य टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पर्यावरण के जो 2 हिस्से हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण, उस पर्यावरण को हम किस ढंग से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए शिक्षण की विधि, शिक्षण कैसे होना चाहिए, तो उसके लिए विज्ञान शिक्षण को शामिल किया गया है और सामाजिक अध्ययन के शिक्षण को शामिल किया गया है। उसके बाद जस्ट सेकेंड टॉपिक है कि आप एक पर्यावरण की कक्षा में कोई क्लासरूम को आप कैसे मैनेज करते हो, क्या क्या चीजें शामिल करते हो। तो उसमें अगर कक्ष में शिक्षण कार्य के दौरान चित्रों को पढ़ना, चाहे वो बच्चों के द्वारा बनाया गया हो या आपके द्वारा टीएलएम के द्वारा बनाया गया हो, या बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना, चित्र पढ़ना, चित्र समझना। उसके साथ साथ दिन रात कैसे होते हैं, बच्चों को दिन रात का कॉन्सेप्ट समझाना, ऋतुओं का वर्णन, कैसे कौन सा ऋतु कब परिवर्तित होता है, मौसम और ऋतु जलवायु ये भी शामिल है। उसके साथ साथ है कि समय नापना, समय को मापन कैसे किया जाता है, एक किसी भी नक्शे को पढ़ने के क्या उद्देश्य होता है, नक्शे को समझकर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ये जो हम लोग पहला इकाई 1 पढ़ रहे थे कि ये पर्यावरण के सभी घटक, उसमें सभी बातें, थोड़ी थोड़ी बातें वहां पे आई हुई थी। और कल हमने इस दोनों के बारे में अलग से और चर्चा किया ही है कि कैसे विज्ञान शिक्षण अलग है, कैसे सामाजिक अध्ययन अलग है, और एक ही विषय पर दोनों के शिक्षण विधि भी अलग अलग हो सकती है। तो इसमें देखें क्या क्या इसमें शामिल है, लाइन टू लाइन देखेंगे। पहला है विज्ञान शिक्षण। मूल बातें ये है, मूल बातें ही मैं आपको बताते चले जाता हूं कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की अवधारणा क्या है। ये हो सकता है थोड़ा सा स्क्रीन में कितना दिख रहा है, इधर देखते रहेंगे ना। गिरे मत। विज्ञान शिक्षण, बच्चों को क्यों विज्ञान पढ़ाना चाहिए। देखिए, विषय तो सभी पढ़ाने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिसके बारे में हमको शुरू से ही बच्चों को बेसिक जानकारी देनी ही चाहिए होती है। और विज्ञान, शुरुआत में बच्चे जब विज्ञान पढ़ते हैं तो उसको डायरेक्ट विज्ञान के रूप में नहीं पढ़ते, उसको पर्यावरण के रूप में पढ़ते हैं, है ना। कौन सी क्लास तक, 5वीं क्लास तक का साइंस का अलग से चैप्टर नहीं होता, और उस पर विज्ञान का चीजें शामिल किया भी जाता है पर्यावरण अध्ययन में, और वो बेसिक विज्ञान के रूप में शामिल होता है। तो मानव जाति का विकास और कल्याण हो सके, इस कारण से हम विज्ञान को मुख्य रूप से बच्चों को शिक्षण कराते हैं। विज्ञान की प्रक्रिया को पढ़ाने का अर्थ है कि सामग्री से परे जाकर ये करना कि हम कैसे जानते हैं, हम क्या जानते हैं। विज्ञान विषयों के शिक्षण से विद्यार्थी में रचनात्मक ज्ञान का कौशल विकसित होता है। फिर से हर लाइन को समझने का प्रयास आप लोग करते रहिए। एक सिंपल लाइन में ये हम बताएं कि विज्ञान में हम मटेरियल का ज्ञान रखते हैं, चीज़ों का ज्ञान रखते हैं, लेकिन हमको उन चीज़ों को, जैसे कि ये पेन है, आप पता है ये बाटल है, लेकिन अगर साइंस की भाषा में कहें तो ये कुछ ना कुछ अलग ऐसा मेटल या पदार्थ या धातु है। तो कहने का मतलब है हम उस सामग्री को बताने के अलावा हम ये बताने का प्रयास करें कि इसको हम कैसे जाने हैं, इसका सोर्स क्या है, आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। उसके बाद हम जो चीज़ें बुनियादी रूप में हम जो जान रहे थे, वाकई में साइंस के हिसाब से वो था ही नहीं, ये चीज़ समझाना। दूसरा चीज़ एग्जाम के हिसाब से ये है, विज्ञान पढ़ाने का उद्देश्य बच्चों में रचनात्मक ज्ञान का रचनात्मक ज्ञान का स्किल उनके अंदर विकसित करना। आइंस्टीन का सिद्धांत जरूरी नहीं है पूछा जाए, क्योंकि आइंस्टीन और ऐसे बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी चीजें कही है। हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त भिन्नताओं को तर्कपूर्ण और एक सिस्टमेटिक ढंग से समझने का प्रयास ही विज्ञान कहलाता है। और ये हर विषय की बात में है कि आप हर विषय को पढ़ते हो तो आप अपने हिसाब से पढ़ रहे हो, तो अपने कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हो, लेकिन किसी भी विषय को आप अच्छे से पढ़ते हो तो उसको तर्कपूर्ण ढंग से पढ़ना ही विषय का प्रमाणीकरण है, विज्ञान है। हर विषय की कुछ न कुछ प्रकृति होती है, हर व्यक्ति की कुछ न कुछ प्रकृति होती है, वह स्वभाव होता है। साइंस की प्रकृति क्या है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति क्या है। देखिए,
हमने विज्ञान भी बोला है और सामाजिक के साथ सामाजिक विज्ञान भी बोला है। तो सामाजिक विज्ञान आर्ट्स, लेकिन नाम में विज्ञान लिखा हुआ है, तो सामाजिक विज्ञान को विज्ञान क्यों मानते हैं? वो भी राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान क्यों कहते हैं? तो हर विषय का कुछ न कुछ ऐसा व्यक्तित्व होता है, उनका पर्सनालिटी, प्रकृति, नेचर, स्वभाव जो बोल सकते हैं। विज्ञान की जो प्रकृति है वो है वैज्ञानिक ज्ञान की संभावना इसमें होती है, इस कारण से हम विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, इसकी प्रकृति है। जितने भी इसमें बातें की जाती है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, और जो तथ्य पेश किए जाते हैं सभी तथ्य एक पूरे परीक्षण से होकर गुजरता है, तब वो विज्ञान के रूप में खरा उतरता है। ठीक है। उसके साथ साथ आप इसे भौतिक रूप से घटित होते हुए भी देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, आप साइंस को समझ सकते हैं। उसके साथ साथ जब आप समझेंगे तो आप उसकी प्रकृति को क्या पाएंगे? विश्वसनीयता होती है। हर विषय की अपनी अपनी प्रकृति होती है। विज्ञान की प्रकृति में 3-4 चीजें ध्यान रखेंगे। जितने भी विज्ञान होते हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हैं। गणित की प्रकृति भी है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है। गणित की प्रकृति जब भी आप लोगों को कहा जाए गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो गणित भी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, साथ ही परीक्षणों पर आधारित है। जितने भी आप गणित का सॉल्व कर दीजिए, एक कोई बनाता है तो दूसरा भी बनाएगा, तो वही उत्तर लाएगा जो सिद्ध है। तो ऐसा नहीं कि इसको अभी पढ़ना है, गणित की प्रकृति भी एक टॉपिक है। गणित का नेचर कैसा है ना, गणित का स्वभाव कैसा है, तो ये भी आएगा कि गणित की प्रकृति स्पष्ट और विश्वसनीय है। वैसे ही विज्ञान की प्रकृति स्पष्ट और विश्वसनीय है। कई बार कुछ ऐसे रिसर्च हो जाते हैं जो इस पे ओवरलैप हो जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा तथ्य प्रमाण देने के बाद, लेकिन उस समय तक वो विश्वसनीय रहता है। हो सकता है उसके बाद उसको कोई सिद्ध कर दे कि ये नहीं था, लेकिन जब तक था तब तक वो विश्वास पात्र था, क्योंकि उसको इतने सारे चरणों से गुजार करके सिद्ध किया गया होता है। ठीक है। विज्ञान की प्रकृति, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, गणित की प्रकृति, इसको ध्यान रखेंगे। आखिर महत्व क्या है? विज्ञान शिक्षण या बच्चों को विज्ञान पढ़ाने के क्या ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि बच्चों के अंदर विज्ञान कैसे जाना चाहिए? साइंस पढ़ाने से ही, यहाँ पे मैं एक एक लाइन में अंडरलाइन करते जाता हूँ, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। विज्ञान क्यों पढ़ाएं, तो यहाँ से एक लाइन अगर मैं बोल दूं तो आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। विज्ञान पढ़ाने का हमारा महत्व है कि अगर हम बच्चों को विज्ञान पढ़ाते हैं तो अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होगा, ऐसा समझना है। उसके बाद यहाँ से मैं यहाँ से इतना लाइन से यहाँ तक ला दूं तो बच्चों में सामाजिक कुशलता का निर्माण भी होता है, चाहे सामाजिक विज्ञान पढ़ाए चाहे विज्ञान पढ़ाए। बच्चों को अगर विज्ञान पढ़ाया जाता है तो बच्चे जिज्ञासु और खोजी प्रवृत्ति के बनते हैं। ये लाइन टू लाइन क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखेंगे। साइंस का जो नेचर है, उस नेचर को किसी व्यक्ति के अंदर आता है तो वो उस विषय को लेकर के वैसा वो भाव लेकर चल रहा है। जितने भी अगर विज्ञान पढ़ने लिखने वाले होंगे, गणित पढ़ने लिखने वाले, असल में गणित और विज्ञान का जो प्रकृति है मिलता जुलता है। इसी कारण से आप लोगों दोनों विषय को एक साथ समझ के चलिए। आपके अंदर समस्या निराकरण की क्षमता आती है तो आपका जो स्किल है किसी समस्या को, पजल को समझाने के लिए, सुलझाने के लिए, गणित में क्या होता है, समस्या समाधान ही तो करना होता है। आपके अंदर जितनी ज्यादा कुशलता है समस्या समाधान करने के लिए, वो चीज कुशलता आपके अंदर आ चुकी है, तो दैनिक जीवन में भी जो प्रॉब्लम आते जाएंगे ना, उसके सॉल्यूशन के लिए आप अलग अलग तरीकों से सोचना शुरू कर देंगे। ये कब होगा? जब आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग के कई सारे तरीके हैं और तरीके नहीं है, और तरीके भी कैसे होंगे? साइंटिफिक होंगे, कि उसका परिणाम आएगा, वो प्रत्यक्ष प्रमाणित होगा, सिद्ध होगा, उसका निष्कर्ष निकलेगा, उसको लोग अवलोकित करेंगे तो स्पष्ट होगा कि हाँ, इनका जो आंसर है वो सत्यापित होकर के सही है। ये आया हुआ प्रश्न। प्राथमिक विद्यालयों में हम बच्चों का सृजनात्मक कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? प्राथमिक स्कूलों में तो एक ऑप्शन था, तो उस ऑप्शन को एक लिया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में हम अगर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं तो उससे बच्चों के अंदर सृजनशीलता आ सकती है। अब विज्ञान को छोटे स्कूलों में देखें, प्राथमिक स्तर पे साइंस पढ़ाना हो, पर्यावरण प्राथमिक स्तर का हिस्सा है, छोटे स्कूलों में पढ़ाना होगा तो आप क्या करेंगे?
छोटे स्कूलों में बहुत ज्यादा उनको दबाव डालना नहीं जाता है, उनको ज्यादा से ज्यादा विज्ञान को व्यक्ति के जीवन में आदतों में डालना। विज्ञान का मतलब पर्यावरण ही मानिए प्राथमिक स्तर पे, पर्यावरण के दैनिक जीवन के आदतों को बच्चों के अंदर डालना। और विज्ञान में स्वास्थ्य भी आता है, विज्ञान में प्रकृति भी आता है, विज्ञान में ये जो हम भौतिक सामाजिक क्षेत्र बोलते हैं वो सभी आते हैं। तो क्या आदत बनाना, पहले तो भौतिक वस्तु क्या है, सामाजिक वस्तु क्या है, उसके लिए बच्चों के अंदर एक रुचि जागरूक करना है। दूसरा यह है कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई स्किल होता है और उस क्षेत्र में वो आगे जा सकता है। साइंस के क्षेत्र में भी होगा कि वो लगातार विज्ञान अध्ययन करते करते प्राथमिक स्तर पर उनके रचनात्मक शक्ति का विकास हो सकता है। शुरू से ही बच्चे निरीक्षण करने, अन्वेषण करने, वर्गीकरण करने, क्रमबद्ध चिंतन करने की आदत आती जाती है। कोई भी बात ऐसी लग रही है कि जो आप लोगों को नया हो या पर्यावरण में हम उस मूल पर्यावरण में ना पढ़े हों, विज्ञान और पर्यावरण का हिस्सा इस मामले में सेम है, पेडागोजी का हिस्सा सेम है। प्रकृति के बारे में, प्रकृति बोल दिया गया मतलब प्राकृतिक घटक, उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे आर्थिक घटक में जितने सारे संसाधन हैं उनको बचाने की आदत और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता, शब्द बार बार आएगा, उस पर हम बच्चों को अवेयर करें। हेल्थ को लेकर, साफ सफाई को लेकर, ये छोटी छोटी आदतें हैं। प्राथमिक स्तर पर इतनी सारी चीजें हम करा सकते हैं एक विज्ञान शिक्षण के रूप में, अर्थात पर्यावरण शिक्षण के विज्ञान हिस्से को पढ़ाने के रूप में। कौन सी विधियां अपना सकते हैं? अब बहुत सारी ऐसी विधियां हैं, लेकिन मुख्य विधियां जो प्राथमिक स्कूलों में अपनाई जा सकती है वो है, पहला है पाठ योजना। पाठ योजना के प्रवर्तक कौन है? सभी विषय वाले पेडागोजी में लिख लेंगे, हर्बर्ट। पहचान नहीं आ रहा होगा तो ऐसा लिख देता हूं मैं, हर्बर्ट। हर्बर्ट ने पाठ योजना में 5 पद का एक सिस्टमेटिक तरीका बताया है। उसके बाद इकाई योजना, यूनिट, मॉरिसन, ये भी है आपके विज्ञान शिक्षण का हिस्सा। खेल विधि, विज्ञान शिक्षण की सबसे प्रमुख विधि गणित के लिए, गणित विज्ञान में खासकर गणित विधि है खेल विधि। लेकिन इस खेल विधि का है, उस खेल विधि, मूल खेल विधि की जन्मदाता अलग है। कौन है? फ्रायड, टॉवेल। अन्वेषण, रिसर्च बेस्ड है, आर्मस्ट्रांग। अभिक्रमिक अनुदेशन विधि के जन्मदाता स्किनर। स्किनर ने जो चूहे का प्रयोग किया है उसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि सीखने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, और एक अनुदेशन विधि जो हम दूसरे को देखकर सीखते हैं, अनुकरण कर करके सीखते हैं। उसके बाद है हम बच्चों को टास्क देते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं, तो प्रोजेक्ट विधि का भी है किलपैट्रिक। कुछ ऐसी विधियां जो डायरेक्ट विज्ञान से हो सकती है वो आपके माइंड पे होने चाहिए। तो अभी कुछ बातें पढ़ने के बाद क्या आपके अंदर स्पष्ट हुई है कि कुछ विधि और ऐसी होती हैं पर्यावरण के संबंध में जिससे बच्चे डायरेक्ट जुड़ करके काम कर सकते हैं। और कोई भी कार्य हो, प्रोजेक्ट हो, अगर स्वयं करके सीखता है तो सबसे ज्यादा जो समझ बनती है वो है किसी भी कार्य को स्वयं करके सीखना। और ये कहाँ पे सिद्ध होता है? प्रयोगशाला विधि में कुछ प्रयोग करना होता है तो हम बच्चों को ही दे देते हैं कि आप इसको करेंगे, तो ऐसा विधि प्रयोगशाला विधि। पर्यटन विधि में विद्यार्थी घुमाने ले जाओ तो डायरेक्ट चीजों को देखता, सुनता, समझता है और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। उसके साथ साथ देखकर ज्ञान लेना कहलाता है अवलोकन करके ज्ञान लेना। तो निरीक्षण करने की योग्यता का विकास कब होगा? जब आप लगातार किसी चीज को ऑब्जर्व करते रहोगे तो आपको सही गलत, वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसकी समझ बनती जाएगी, तो निरीक्षण करना कहलाता है। तो शिक्षण जो है साइंस का, उसके मुख्य बिंदु ये है। बढ़े आगे, साइंस को पढ़ाने के मुख्य टॉपिक, आखिर किस विधि से हम क्या कॉन्सेप्ट बच्चों के अंदर ला सकते हैं। सभी विधियां में एक एक गुण है ना, उसी को आप लोग ध्यानपूर्वक लिखेंगे। पर्यटन विधि में क्या होगा? डायरेक्ट, प्रत्यक्ष। पर्यावरण शिक्षण की ऐसी कौन सी विधि होगी जिसमें बच्चे स्वयं करके ज्यादा सीखेगा? प्रयोगशाला विधि, ठीक है, या स्वयं करके सीखना भी एक विधि है। वैसे ही एक होता है रिसर्च। रिसर्च हम बच्चों को अगर पढ़ाते हैं, विज्ञान शिक्षण की जो अब तक की सबसे महत्वपूर्ण विधि है अनुसंधान विधि, खोज विधि, इसी को ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। इस विधि में बच्चों को
खोजी प्रवृत्ति का जो कॉन्सेप्ट है, छात्रों में खोजी प्रवृत्ति की उसके विचार को बाहर ले आना इस विधि के माध्यम से किया जाता है। आप लोगों ने शिक्षण विधि पढ़ा था, ये सब शिक्षण विधि लाइन टू लाइन आया हुआ था। समस्या समाधान विधि, बच्चों को प्रॉब्लम्स दिया जाएंगे और एक प्रॉब्लम सबको दिया जाएगा और एक प्रॉब्लम के वो कितने समाधान बता सकते हैं इस पर। ऐसे में बच्चों के, हर बच्चे का विचार थॉट कैसा होता है, हर बच्चे किसी समस्या पर क्या निर्णय लेते हैं। फिर आगे 6, छोटे बच्चे या छोटी कक्षाओं में सबसे ज्यादा कौन सी विधि, प्रदर्शन या प्रदर्शनी विधि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और बड़ी कक्षाओं में प्रयोगशाला। छोटी कक्षा में हम बहुत सारे विज्ञान की किट को दे देंगे और उसको प्रयोग करके खुद सीखो, ये संभव नहीं है। बड़ी कक्षाओं में ये किया जा सकता है। प्रयोग प्रदर्शन विधि से शिक्षण कराने में बालकों में स्वयं करके सीखने का गुण विकास होता है। प्रक्रिया विधि, प्रायोजना विधि, इसमें लाइन जो है, प्रायोजना विधि क्या है, कोई कार्य समस्या के रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उस समस्या को बालक स्वयं सुलझाने का प्रयास करते हैं। टास्क बेस्ड है ये। फिर उसके बाद है बच्चों का बाल केंद्रित विधि। बाल केंद्रित मतलब बच्चे क्या सीखना चाहते हैं, उसकी उम्र क्या है, उसका बुद्धि लब्धि क्या है, उस हिसाब से हम उनको टास्क देते हैं और पूरे बच्चों के हिसाब से ही हम लोग पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक, ये है। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण स्वयं करके सीखना है। सम प्रत्यय किसी देखी हुई वस्तु की मानसिक, सम प्रत्यय क्या होता है, सम प्रत्यय भी एक शब्द आया हुआ है, कॉन्सेप्ट। कोई भी एक किसी चीज का कॉन्सेप्ट बनना, सम प्रत्यय का निर्माण होना, अवधारणा का बनना। देखी हुई वस्तु की मानसिक प्रक्रिया होती है, एक ऐसे विचार जो वस्तु, घटना, गुण आदि का उल्लेख करते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन आप लोगों को हर एक बात, अभी कोई एब्सेंट है क्या, 2-4 लोग अभी आए नहीं है, मुश्किल है। किसी देखी हुई वस्तु की मानसिक प्रतिमा है। जैसे आप लोगों ने स्कीमा पढ़ा था, आप सीडीपी बैठे थे, 12वीं का स्कीमा पढ़े थे। स्कीमा मतलब है एक ऐसा विचार जो हम पहली बार किसी को देखते हैं, उसके बाद और डबल किसी और उसी वस्तु को देखते हैं तो उसकी छपी हुई चीजें आ जाती है। तो वैसे ही संप्रत्यय का ही निर्माण होना साइंस में एक विधि के हिसाब से महत्वपूर्ण होती है। और किसी भी कॉन्सेप्ट के बनने के लिए हम दो चीजों में, यह कल का प्रोसेस है, तुलना करना, पृथक्करण करना, उसको सामान्यीकरण करना। व्याख्यान विधि साइंस में बहुत कम उपयोग किया जाता है क्योंकि ये हिंदी में या अन्य विषयों में लाभदायक हो सकता है। विज्ञान जैसे विधि विषय में व्याख्यान विधि का स्थान ज्यादा नहीं होता है, हिंदी में हो सकता है। इसीलिए सबसे सरल भी माना जाता है, प्राचीन भी माना जाता है। प्राचीन हो गया है तो हो गया है, उसका आप थोड़ा सा एक एक व्याख्या है, व्याख्या को आराम से आप पढ़ेंगे। मैं इसको दिखा देता हूँ, अन्वेषण विधि किसको कहते हैं, क्योंकि ये इसमें डायरेक्ट ये विज्ञान शिक्षण में विज्ञान शिक्षण की विधियां भी शामिल हो सकती है, तो आपको विधियां भी पढ़नी पड़ेगी। सामान्य रूप से शिक्षण विधि जो आप पढ़े हैं, हमने जो क्लास किया था, उसमें कौन सी विधि को किसने दिया है और किस क्षेत्र में इसका कार्यशैली है। तो अन्वेषण करना है मतलब खोज करना है, कौन दिया है, आर्मस्ट्रांग ने दिया है, ये ध्यान रखेंगे। ये जब भी खोज करने की बात आएगी, बच्चों को टास्क मिलेगा, स्वयं करके सीखेगा, तो छोटे बच्चों की संभव नहीं है। तो जब भी अन्वेषण विधि की बात करेंगे तो ये बड़े बच्चों को दिया जाएगा। परीक्षण करने का काम होगा, रिसर्च करने का काम होगा, ये बड़े बच्चे का काम है। प्राथमिक स्तर में छोटे बच्चों को चार्ट विधि, प्रदर्शनी विधि, है ना, व्याख्यान विधि भी काम नहीं आएगा। पर्यटन विधि, ये छोटे बच्चों के लिए हो सकती है काम का चीज। पर्यटन विधि पेस्टोलॉजी के द्वारा दिया गया है कि बच्चों को पर्यावरण पढ़ाइए, विज्ञान पढ़ाइए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा संभव हो सके तो आसपास के जो ऐसे क्षेत्र जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हैं, वैसे जगह पर घुमाने ले जाइए और वहां से आने के बाद उस पर समझ विकसित करिए। ये पर्यटन विधि का हिस्सा है।
एक बार फिर से देखें, साइंस क्यों पढ़ाएं? विज्ञान पढ़ाना मतलब पर्यावरण को ही पढ़ाना है छोटे स्तर पर, वैसे ही विज्ञान पढ़ाना है, वैसे ही आपको सोशल साइंस का भी आपको कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा कि आप सामाजिक विज्ञान को कैसे पढ़ाते हैं। सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन चल रहा है। हाँ, सोशल साइंस कैसे पढ़ाएं? सामाजिक अध्ययन पढ़ के लोग क्या बनते हैं? नेता, है ना। सामाजिक अध्ययन का कॉन्सेप्ट, आप पेड़ पौधे, ग्रह नक्षत्र, सूर्य, ये सब से, प्रकृति से जुड़ाव। अब थोड़ा सा आप कहाँ आएंगे? अब परिवार, समाज, सामाजिक रिश्ते नाते, ये भी हमारे सामाजिक अध्ययन का हिस्सा है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ें नहीं है। इसको मैं रैंडम नहीं भी पढ़ाता तो आप लोग समझ सकते थे, लेकिन प्रश्न का नेचर ऐसा है कि जो शब्दावली है इतनी कठिन आती है। बार बार ये बोला जा रहा है कि आप जब भी बनाएंगे समय पर्याप्त तो होगा। कितने घंटे का है पेपर? 2 घंटे 15 मिनट का, है ना। तो 15 मिनट छोड़ ही दीजिए, 2 ही घंटे का पेपर है, 120 मिनट। प्रश्नों की संख्या है 100। और देखा जाता है सामान्य, अभी सीजी टेट के जैसे प्रश्न आ गया तो आप बहुत परेशान हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वो एक प्रश्न में 5 प्रश्न जैसे होते थे, लेंदी होता था, लेकिन बनते थे। तो आपको टाइम मेंटेन करना पड़ेगा बहुत अच्छे ढंग से समय। आपको 15 नंबर का जो गणित है, वो 15 नंबर के गणित को, 15 ही तो है ना, उस 15 नंबर के गणित को अगर 3 3 मिनट भी देते हैं तो आपका आधा समय जाएगा। रीजनिंग को जोड़ दिया जाए तो 30 हो गया, 3 3 मिनट भी देते हैं तो 90 मिनट, खत्म। बचा कितना? 30 मिनट और बचा। और 30 मिनट में आपको फिर बनाने पड़ेंगे 70 प्रश्न। उस 70 प्रश्न में फिर, हाँ, उलझन वाले मानसिक योग्यताएं, जो मानसिक बाल विकास की जो शब्दावली है उसको पकड़ना। हिंदी अंग्रेजी पढ़ना ही पड़ेगा दोनों साइड। अंग्रेजी पढ़नी इसलिए बोला हूं क्योंकि हिंदी के टर्म्स बहुत कठिन होते हैं। जितने पेडागॉजिकल चीज हैं वो भारत के द्वारा ज़्यादा दिया गया नहीं है, ये अनुवादित पेडागॉजी है। आप पढ़ेंगे ध्यान से तो शब्दावली आपको बहुत कठिन लगेगी, है ना। गणित के सवाल नहीं है, लेकिन गणित का पेडागॉजी पढ़िए। शब्द ऐसे हैं, अमूर्तीकरण, व्यापकीकरण, विशिष्टीकरण, अपने आप में ऐसे भारी शब्द हैं, आप उसको डायरेक्ट परिभाषित नहीं कर सकते जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक। इसलिए ये तो हम सरल भाषा में पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, लेकिन जब वहां पे प्रश्न आएगा पर्यावरण से संबंध में तो ऐसे ऐसे शब्द आ सकते हैं जो आप लोगों को, जितना अच्छा हिंदी होगा उतना अच्छा आप चीजों को समझ पाएंगे। तो सामाजिक अध्ययन का रिलेशन या संबंध किससे है? मानवीय संबंधों से होता है। लोग एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होते हैं। तो जितने बच्चे होते हैं स्कूल में प्राथमिक स्तर के, उनको हमको समझाना होगा घर क्या है, परिवार क्या है, आसपास के लोग क्या है, समाज क्या है, और लास्ट में जिम्मेदार नागरिक बनाना है किसके प्रति? विश्व की समस्याओं तक ले जाना है उनको। घर की समस्या सुलझाना ही है, साथ ही साथ आपको देश की भी समस्या सुलझाना है। हमको मतलब ही नहीं है ऐसा नहीं बोलना है। आप लोग वैसी सोच के नहीं गए थे जंतर मंतर, क्या करना है, मार खाने वाले खाने दो, ऐसा सब सोचते तो कोई जाते क्या? तो कुछ लोगों के अंदर जिम्मेदारी आ गई है, अभी हो ही रहे अलग अलग जगह में। समाज में घटित होने वाले जितने घटनाएं होते हैं उसका अध्ययन सामाजिक अध्ययन कहलाता है। और इसमें कौन से विषय शामिल होंगे? ऐसे जितने भी विषय हैं जो भौतिक हैं और सामाजिक हैं, जिसका कनेक्शन किससे है? मानव जाति से है, उनका भी आप एक अध्ययन करेंगे। तो कोई बच्चा समाज से जुड़ता है, ये तो आप ही देख चुके हैं। सबसे प्राथमिक इकाई कौन है? परिवार। हम लोग समाज वाला भाग किस में पढ़े थे? सीडीपी में पढ़े थे, समाजीकरण का सिद्धांत। तो बच्चा समाजीकरण होना कहाँ से सीखता है? सबसे पहले परिवार से सीखता है। अगर बच्चे का सामाजिक विकास हो रहा होता है तो सामाजिक विकास में एक, ये आया हुआ प्रश्न है टीटी में, सांप्रदायिकता एक ऐसा चीज है जो बाधक होता है। सांप्रदायिकता का मतलब, वो उसको भी हमने परिभाषित किया था उस समय, सांप्रदायिक किसको कहते हैं? कोई भी व्यक्ति जब अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है,
और दूसरे धर्मों की आलोचना करता है, तो वो हो जाता है फिर सांप्रदायिकता का भाव। आप लोग क्या हैं? सहिष्णु है ना? सहिष्णुता भी होता है ना, अपने धर्म के प्रति अच्छा भाव रखना सहिष्णुता कहलाता है। और जैसे ही दूसरे धर्म की भी आलोचना करने लग गए और यहाँ पे अलग समुदाय हो, अलग संप्रदाय हो, आप लोग ये हैं वो हैं, ऐसा अपने ही लोगों के बीच भेदभाव स्थिति उत्पन्न करना, फिर आप सामाजिक विकास नहीं कर पाओगे। अपना ही विकास, व्यक्तिगत विकास करते चलोगे, समाज के बारे में नहीं सोचोगे। देवले ने कहा है, सामाजिक अध्ययन उस विषय सामग्री की तरफ इंगित करता है जिसके तथ्य उद्देश्य प्रमुख रूप से सोशल ही होते हैं। यहाँ तक का आपका जो प्रश्न बनने की संभावनाएं है, 2 लाइन है, ये रिपीट होता रहता है। सामाजिकरण का प्रथम जो स्थान है वो है परिवार। परिवार से ही आप सामाजिक होना सीखते हो। उसके साथ साथ क्या विशेषताएं हैं सामाजिक अध्ययन की ज्ञान में, उसकी विशेषताओं में आप सोसाइटी के बारे में, सामाजिक के बारे में अध्ययन कर रहे होते हैं और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा, तो उसके ज्ञान का सबसे प्रमुख सोर्स होगा आपका लाइफ स्टाइल। आप जितना जीवन जिएंगे उतना समाज के बारे में अनुभव करेंगे और वही आपका मूल ज्ञान होगा। उसके बाद है सामाजिक अध्ययन की विशेषता यह है, सामाजिक आवश्यकताओं को सामाजिक विषय के सिलेबस में सम्मिलित करने की योजना बनाई जाती है। जब तक आपको औपचारिक और अनौपचारिक ज्ञान नहीं मिलेगा समाज के बारे में, तब तक आप लोग उस पर स्पष्ट कॉन्सेप्ट नहीं रख सकते। तो घर परिवार में जो बताया जाएगा उतना ही आप सत्य मानेंगे, लेकिन औपचारिक शिक्षा जैसी मिलती है, आप विषयों का अध्ययन करते हैं तो आपको कुछ और चीजें पता चलती है कि समाज में क्या है ना। बहुत लोगों को ये पता नहीं था कि हमारे यहाँ भारत में आर्य आए थे। हम तो यही मान के चल रहे हैं सभी चीजें भारत की हैं, लेकिन इतिहासकारों के बारे में पढ़ने से पता चलता है कि मूल जो है वो भी मूल नहीं है ना। तो कुछ चीजें हैं जो आप जैसे जैसे पढ़ाई करते जाते हो वैसे वैसे पता चलता है। तीसरा है, जब सामाजिक अध्ययन बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उसका पढ़ाते समय बच्चों का सामाजिक पक्ष मजबूत होगा। जितना वो सीखेंगे सुनेंगे उसके बारे में विचार करेंगे, और विचार करेंगे मतलब जैसे विचार किसी व्यक्ति के अंदर आया तो उनका कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाता है। जब इनको पढ़ाया जाता है तो केवल कुछ बातें ही बता करके सामाजिक अध्ययन खत्म नहीं कर लिया जाता, बल्कि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है ना। इसलिए सामाजिक अध्ययन को सामाजिक विज्ञान का भी नाम दे दिया गया है। तो आखिर सामाजिक अध्ययन में क्या करते हैं आप? सामाजिक अध्ययन में समाज में पाए जाने वाले समाज की समस्याओं को समझते हैं, समझने के बाद उस समस्या का अध्ययन करके समाधान ढूंढते हैं। बच्चों को पढ़ाया जाए तो क्यों पढ़ाया जाए सामाजिक अध्ययन? अब फिर से एक एक जो पॉइंट है उसको मैं फिर लाइन टू लाइन लिख देता हूँ। आज आजकल बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ना होगा तो बच्चों के अंदर, छोटे बच्चे की बात की जा रही है, छोटे बच्चे मतलब प्राथमिक स्तर के बच्चों को या बड़े बच्चों तक हम पहुंचते पहुंचते जाते हैं। तो बच्चों के अंदर, छात्रों में समाज के प्रति भावनात्मक विकास, सकारात्मक चीजें हैं, ये जो लाइन टू लाइन आ जाता है। तो जितने नकारात्मक बातें होंगी, जैसे सांप्रदायिकता आ गई, बच्चों में सांप्रदायिकता का भाव विकसित करना तो बाधक है ना। बच्चों को असहिष्णु बनाना, समाज के प्रति द्वेष उत्पन्न करना, ये सब नकारात्मक बातें हैं। बच्चों में अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना, अभी मैंने बात किया कि परिवार के बारे में आप सोचते हैं, उससे आगे आप पड़ोस के बारे में सोचते होंगे, कॉलोनी के बारे में सोचते होंगे। ऐसे करके आपको जब सामाजिक अध्ययन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो प्राथमिक स्तर से लेकर ही हम बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पे सोचने समझने की क्षमता विकसित करें। उसके साथ साथ बच्चों को शुरू से ही स्किल डेवलपमेंट में आगे ले जाना, सामाजिक चरित्र का विकास करना। इतने सारे अपराध हमारे यहाँ पे घटित हो रहे हैं पढ़ने के बाद भी, है ना। अपराध का स्तर ऐसा है कि जितने ज्यादा लोग पढ़े हैं, छोटे छोटे जो अपराध होते हैं तो अपराध है जो हम लोग ये बोल सकते हैं कि पढ़ा लिखा नहीं है अपराध कर रहा होता है, लेकिन आप देखेंगे आज के समय में जितने ज्यादा शिक्षित उतने बड़े अपराध के क्षेत्र में जा रहे हैं। तो उनमें कमी क्या है?
कमी क्या है, सामाजिक चरित्र का विकास ये बोल सकते हैं। साथ ही साथ उनके अंदर आप व्यक्तिगत जो भावना है वो भर चुकी है, सामाजिकता उसके अंदर नहीं है। इस कारण से उनको असामाजिक तत्व कहा जाता है। समाज के असामाजिक तत्व, जो समाज के हिस्से नहीं है, समाज के बारे में सोचते नहीं है, हम ऐसा करेंगे तो हमारी बदनामी होगी, उसके साथ साथ हमारी सोसाइटी की बदनामी होगी, ये सब अगर बच्चों के अंदर लाना है तो उनको सामाजिक अध्ययन पढ़ाया जाए। एक दूसरे के प्रति निर्भरता की भावना, एक दूसरे पर निर्भर होना, आश्रित होना अन्योनाश्रित कहलाता है, ये भी देखेंगे। नागरिकों के रूप में जनता की भलाई के लिए सूचित करना और तर्कपूर्ण निर्णय लेने में मदद करना। हमारा जो देश है लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में आप सबके बारे में सोचेंगे। जो जो नेता बनते हैं हमारे ही बीच से लोग बन करके, लोकतंत्र है ना, आप जिसको जिताओगे वो नेता बनेगा, वही है लोकतंत्र। हमारे द्वारा ही शासन किया जाना है, नियमतः हम ही राजा बनाएंगे, अर्थात हम ही नेता बनाएंगे और वो हमारे ही विकास के लिए काम करेगा, तो लोकतंत्र है। तो सामाजिक अध्ययन का मूल उद्देश्य है, जैसे ही लोकतांत्रिक समाज में हम नागरिकों के रूप में सबसे पहले काम क्या है, किसकी भलाई सोचना है। अब देखते हैं हमारा देश चल रहा है ना इसी नक्शे कदम पर, जनता की भलाई को लेकर हमारा देश कार्य कर रहा है और बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है, आप सभी देख रहे हैं। बच्चों को परिवार और समाज के संबंध में समझाना भी, बच्चा समाज का हिस्सा है, समझाना की नहीं है, यह की है। बच्चों को बताना कि अभी आप परिवार क्या होता है, समाज क्या होता है नहीं जान रहे हो, लेकिन यहीं से आपकी शुरुआत होगी। आप भी समाज के व्यक्ति हो, आप भी परिवार के व्यक्ति हो, आपको सबके प्रति सकारात्मक सोच, सकारात्मक भाव रखना पड़ेगा। तो ऐसे ही कोई भी लाइन का रैंडम प्रश्न आ रहा है तो क्या प्रश्न आ सकता है, ये एक भी पॉइंट ना आए, बिल्कुल ध्यान रखें, लेकिन आपके अंदर एक समझ बननी चाहिए कि हम बच्चों को सामाजिक अध्ययन क्यों पढ़ाते हैं। ओवरव्यू बन जाएगा, आखिर क्यों पढ़ाना चाहिए, हम विज्ञान क्यों पढ़ाएं, पर्यावरण को क्यों पढ़ाएं, यही तो इसका पूरा सिलेबस चल रहा है। पढ़ाने के कई तरीके होते हैं और तरीकों का एक नाम है, देख लीजिए कौन कौन सी विधि से हम बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं। भाषण देकर, जिसको हम कौन सा विधि कहते हैं, व्याख्यान विधि। आपको व्याख्यान विधि और व्याख्या विधि में अंतर बताया गया था, ठीक है, दोनों में अंतर सुने थे ना, व्याख्या विधि और व्याख्यान विधि। छोटे बच्चों को कौन सी विधि से पढ़ाया जा सकता है, व्याख्या, और बड़े बच्चों को व्याख्यान। ये लेक्चर मेथड बड़े स्कूलों में, और व्याख्या मतलब एक्सप्लेन करना, हर बात को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके व्याख्या करके बताना। रामायण में दोहा का क्या किया जाता है, व्याख्या, है ना, दोहा है, चौपाई है, उसको व्याख्या करके लोगों को समझाया जाता है। 2-3 दोहे ही 1 घंटे 1.5 घंटे की व्याख्या में खत्म होता है, इसलिए जो बोलने वाला होता है वो व्याख्याकार कहलाता है, ठीक है, व्याख्याकार कहते हैं ना। हाँ, टीकाकार भी कहते हैं, टीका टिप्पणी के कारण टीकाकार, टीका मतलब वही एक्सप्लेन ही करेगा वो टीकाकार, और व्याख्याकार भी कहेगा। कुछ ऐसे वे तरीके हैं और सोशल साइंस में, सामाजिक अध्ययन में प्रश्नोत्तरी विधि, चाहे वो शिक्षक प्रश्न बच्चों से प्रश्न पूछे या बच्चा शिक्षक से प्रश्न पूछे, ऐसे में दोनों की समझ विकसित होती जाती है। आपको याद आ रहा होगा जो हम लोग पढ़े थे शिक्षण विधियां, किसने दिया था प्रश्नोत्तर विधि, अब बताओ। सुकरात। पढ़ेंगे, पुराने नोट्स तो पढ़ेंगे ही। आप लोगों को आजकल में जितना सिलेबस है पूरा को पीडीएफ में देने वाला हूँ अभी से ही, ठीक है, जो क्लास हुआ है उसका भी और नहीं हुआ है उसका भी, जो बन चुका है। अब मैं आखिरी दिन दूंगा, क्या करोगे आप, अभी से दूंगा तब तो पढ़ेंगे आप। जितने भी विषय का है, पेडागोजी का भी हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, मतलब आना बंद नहीं करना है। पीडीएफ मिल जाएगा, चलो हो गया, गंगा नहा ली, ऐसा नहीं होगा। चर्चा और वाद विवाद, क्योंकि नोट्स मटेरियल इतने पड़े हुए हैं आप सबके पास है, लेकिन उसको पढ़ के समझना। चर्चा वाद विवाद सामाजिक अध्ययन के हिस्से हैं। जब तक चर्चा वाद विवाद नहीं किया जाएगा हर चीज स्पष्ट नहीं होती। पॉइंट पढ़ते जाइए। परियोजना, जिस प्रकार से विज्ञान में परियोजना का काम होता है वैसे ही सामाजिक अध्ययन में भी, उसमें आप कुछ ऐसे हिस्से को शामिल करते हैं जो विज्ञान या पर्यावरण के आधारित होता है,
या सामाजिक हिस्से के हिसाब से किसी वास्तविक दुनिया को समझने के लिए आप एक प्रोजेक्ट तैयार करते हो। उसके साथ साथ कहीं नाटक नुक्कड़ हो रहा है या उसका आप रोल प्ले करके भूमिका निर्वहन करके, अभी एक इमेज दिखा था ना, एक टोपी पहन के नेता खड़ा सा है, देखिए अभी सबसे पहले पेज में, इसके माध्यम से भी आप बच्चों को पढ़ा लिखाने का तरीका है। जैसे छात्र को अगर इतिहास की घटना पढ़ाना हो, एक टॉपिक ही पढ़ाना हो इतिहास का, हमने कल गुप्त काल के बारे में चर्चा किया था, तो उसमें एक चीज था, आर्यभट्ट कौन से काल के थे? गुप्त काल। लेकिन वो नवरत्न में नहीं थे ना, वराह मिहिर थे नवरत्न में, उसको थोड़ा लिखे तो थे आप लोग, है ना। गुप्त काल में सर्वश्रेष्ठ आर्यभट्ट थे, लेकिन नवरत्न में शामिल थे वराह मिहिर। रचनाएं अभी पूछूंगा, जस्ट आने वाला है, वही याद तो किए होंगे। हाँ, सिमुलेशन मेथड क्या है? सिमुलेशन मेथड क्या होता है? सिमुलेशन मेथड होता है कि आपको रियल दुनिया के बारे में बच्चों को बताना होगा, तो एक उसको सरल तरीके से समझा सकते हो। फिर क्षेत्र यात्राएं, क्षेत्र यात्राओं में आप पर्यावरण में किसी भ्रमण में ले जाते हो, तो उसका भ्रमण करने का स्थान अलग होगा, नदी, पहाड़, तालाब, यही था। आप सामाजिक अध्ययन पढ़ाना चाहते हो और बच्चों को कहाँ ले जा सकते हो भ्रमण के लिए? ऐतिहासिक इस जगह। यहाँ तो कुछ अभी बीच में ये हुआ था कि बच्चों को अगर अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं तो उनको कम से कम विधानसभा भवन का भ्रमण कराया जाए, ताकि वो समझे कि विधायी प्रक्रिया कैसे होती है, कौन कौन कैसे कैसे पदाधिकारी होते हैं, कलेक्टर भवन की। ठीक है, तो म्यूजियम में क्या होता, पुराने चीजें रखी जाती है म्यूजियम में। ऐसे ऐतिहासिक स्थल, आपके आसपास कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं क्या जो बहुत पुराने हो और जो अभी मान्यता प्राप्त हैं? आपका ये यूनिवर्सिटी, कॉलेज है ना, जिसका कनेक्शन इतिहास से है। ठीक, ऐसे चीजों को सामाजिक अध्ययन में शामिल किया जा सकता है। लेकिन बार बार यही है कि अगर बच्चों को सामाजिक अध्ययन पढ़ाना हो और क्षेत्र भवन में कहाँ कहाँ ले जाया जा सकता है ना, मुख्य रूप से सामाजिक अध्ययन के लिए तो हो सकता है नदी तालाब वो सेक्शन ना आए, लेकिन ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे उनको सामाजिक अध्ययन की जानकारी होगी। चलिए ये लिखें, कक्षा कक्ष में टीचिंग। कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य, चित्रों को पढ़ना, बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई छात्र किसी प्रकार से, छोटा बच्चा भी है, किसी प्रकार की आकृति बना रहा होता है, तो वो अपने भावों को चित्रों के माध्यम से बता रहा होता है। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये है, उसको समझना कि वो क्या बना रहा होता है। पूरा का पूरा कक्षा कक्ष की एक्टिविटी है। पढ़ेंगे इसको, पानी पी लेता हूं मैं, पढ़ेंगे। पूरी बातें पुरानी हैं, आखिर बच्चों को पढ़ाया क्यों जाए, ये उसकी प्रस्तावना बोल सकते हैं, भूमिका बोल सकते हैं। लेकिन एक कक्षा कक्ष में अब क्या होगा? टीचिंग का मुख्य उद्देश्य, ये भी आप कर चुके हैं, लेकिन ध्यान से इसको पढ़ते जाए। पॉइंट को, एक एक पॉइंट को आप लिखेंगे, एक्सप्लेन आप खुद कर सकते हैं फिर बाद में। और ये हर विषय के लिए कामगार होगा ना, एक ही विषय के लिए ऐसा उपयोग होगा ऐसा नहीं है। आप बच्चों को पढ़ाते क्यों हैं? तो बच्चों को पढ़ाने के प्रमुख उद्देश्य हैं, पहला काम तो छात्र का व्यक्तित्व का पोषण। जितना ज्यादा बच्चों को स्कूल में कक्षा की गतिविधि में इन्वॉल्व करेंगे, उतने ज्यादा उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है।
हर क्षेत्र में। एक शब्द आ गया सर्वांगीण विकास, तो हो गया फिर खत्म। सर्वांगीण विकास क्या है? सर्वांगीण विकास का मतलब होगा उनके शारीरिक मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, गत्यात्मक विकास, हर क्षेत्र का विकास एक साथ होना सर्वांगीण विकास कहलाता है। इसलिए हम बच्चों को टीचिंग कराएं, शिक्षण में उसको भाग ले, ताकि उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके। दूसरा, बच्चों को पढ़ाते समय हम चित्र के माध्यम से पढ़ाते हैं या अन्य तरीकों से पढ़ाते हैं, तो केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर न रह करके अलग अलग संसाधनों का भी हमको प्रयोग करना चाहिए। अब यह है कि सीटेट के आप पुराने प्रश्न देखें, सीटेट तो बहुत ऐसे प्रश्न को शामिल करता है जो एकदम व्यवहारिक होता है। बच्चों को अगर मान लो गणित शिक्षण कौन है? गणित शिक्षक, हाँ आप दोनों बताएंगे। बच्चों को गणित शिक्षण कराया जा रहा है आपके द्वारा, और आपको भिन्न की अवधारणा बच्चों को समझाना होगा, तो आप कौन सा सहायक सामग्री लेकर जाएंगे और जो बच्चों को सबसे सटीक या उचित होगा बताएंगे। अच्छा, गणित में आप भिन्न पढ़ाना है बच्चों को। एक शिक्षक कक्ष में, कक्ष की गतिविधि है, आप एक शिक्षिका हैं, कक्ष की गतिविधि में बच्चों को गणित में भिन्न की अवधारणा को समझाना है, और केवल पाठ्य पुस्तक और ऐसे 1/2 + 1/2 ऐसा नहीं समझाना है। आपको सहायक सामग्री के साथ बच्चों को समझाने का प्रयास करना है और उसको गतिविधि में शामिल भी करना है, इन्वॉल्व भी करना है बच्चों को। तो आप किस सहायक सामग्री को सबसे प्रयुक्त मानते हैं? ऐसा ही सीटेट का प्रश्न होता है। क्या कर सकते हैं आप बताइए, कोई ऑप्शन नहीं है। तो कागज के खड्डे के टुकड़े वाला ही कॉन्सेप्ट है, उसी को ले जा सकते हैं, है ना। एक कागज लेंगे, कागज को फिर यहाँ से फाड़ देंगे तो ये आधा आधा हो गया, ये कुछ तो कर सकते हैं आप। तो केवल ये नहीं बताना कि ये कागज कैसे, तो आप कागज पकड़िए, एक खड्डे को पकड़ेंगे, उसके बाद हो सकता है आप कैंची से इस वाले हिस्से को निकाल दिए, तो एक 4 हिस्सा बनाने के बाद एक हिस्सा निकल गया, ये तो कर सकते हैं। यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि गतिविधि हम बताते हैं तो वास्तविक वस्तु को भी शामिल कर सकते हैं, बच्चों के चित्र को शामिल कर सकते हैं, मॉडल, इनका प्रयोग हमेशा करना चाहिए। क्या होगा इसके बेनिफिट? इससे विद्यार्थी का अध्ययन रोचक होगा। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते टिफिन में सब अपना अपना रोटी निकालिए, है ना, जो गोल लाए हो वो निकालिए रोटी, उसके बाद देखिए आधा टुकड़ा तोड़ दिए, खा दिए, अब बचा कितना? ऐसा नहीं करना है, प्रयोग सामान्य होना चाहिए। वे विषय वस्तु को केवल रटते नहीं है बल्कि गहराई से समझ। जैसे आप इस कंटेंट को सोच रहे हो, है ना, अब तो आपके लिए इतना ज्यादा बोझ ये हो चुका है कि हर चीजें दिमाग पे जानी चाहिए, छूटेगा तो गड़बड़ है, समझ दे रहे हो तो जानी ही चाहिए ना। तो ये दबाव बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। अभी पेपर आने दीजिए, एक हफ्ते पहले लगेगा कि कुछ याद नहीं है, हिंदी पढ़ने बैठोगे तो अंग्रेजी याद आएगा, अंग्रेजी पढ़ने बैठोगे तो सीडीपी याद आएगा, ये होता है ना। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान क्षमता का संवर्धन। एक बच्चों को हम शिक्षण कार्य में प्रश्न पूछते हैं, तर्क करते हैं, समस्याओं के समाधान के अवसर अगर देते हैं तो उनके अंदर तार्किक और वैज्ञानिक सोच विकसित होता है। ये भी आप रिपीट वाला बात है। अब बात आता है चित्र का शिक्षण कार्य में महत्व। और कौन से चित्र का? आपके पास चित्र का मतलब है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, स्कूल के दीवारों पे लगे वाले चित्र, या आप किसी बोर्ड पे खुद से बनाते हो वो चित्र, या कोई ऐसा पुस्तक में छपा हुआ चित्र, वो सभी चित्र बच्चों को समझने जानने में मदद करता है। तो पहला चीज तो चित्र को पढ़ना किसी भी चित्र को बच्चों के लिए सबसे आकर्षक और प्रभावशाली साधन होता है। जब भी कोई शिक्षक कक्षा में किसी विषय को समझाने के लिए चित्र का उपयोग करता है तो बिल्कुल हर बच्चा ध्यान से उसको देखता है कि उस चित्र में क्या है। पहला काम, चित्र बच्चों के लिए सबसे पहले क्या है? रुचि और ध्यान उत्पन्न करता है। और तो और आप उसको थोड़ा सा ढक के ले जाइए, कुछ ले जाना है चित्र बनाकर पूरा पैक करके ले जाइए और इसको पढ़ना है, फिर मैं कुछ दिखाने वाला हूँ चित्र ऐसा, या फिर इसके बाद मैं इसके बारे में पूरा चित्र दिखाने वाला हूँ, तो पूरा कंटेंट ध्यान से सुनते रहेंगे, ये भी हो सकता है। अब इससे क्या होगा? बच्चों के अंदर
सक्रियता आएगी कि उसमें क्या था, चित्र में क्या था। आप लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ आता है, यहाँ इससे रिलेटेड कोई चित्र छपा होता है, चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं, ये भी होता है। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़कर समझ नहीं आ रहा है, वो आपके लिए जटिल है, उसको आसान भाषा में चित्र के माध्यम से समझाया जा सकता है। जैसे कि आप पर्यावरण पढ़ा रहे हैं और पर्यावरण पढ़ाते समय वन्य जीव संरक्षण बता रहे हैं, एक सीधा लाइन लिखा हुआ है वन्य जीव संरक्षण। और वन्य जीव संरक्षण को कैसे किया जाना चाहिए, वन्य जीव क्या होते हैं, इसको जितना भी बोल के बताइए, बच्चों के अंदर वन्य जीव का कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहा है। तो आप एक इमेज दिखा दीजिए, पशु पक्षी का चित्र दिखा दीजिए, इसी को बचाना है, इसी को बचाना ही वन्य जीव संरक्षण कहलाता है। अगर इतिहास के बारे में पढ़ा रहे हो तो ऐतिहासिक घटनाओं को समझाने के लिए कुछ इतिहास के रेखा चित्र बना दिए या उसका रियल इमेज दिखा दिए। चित्र हमारे लिए क्यों खास है? चित्र इसलिए खास है क्योंकि जैसे ही बच्चे के द्वारा या आपकी कोई भी व्यक्ति हो इमेज देखता है, वो तो इमेज देखता है तो उसके अंदर कल्पना शक्ति विकसित हो जाती है और चित्र को अपने शब्दों में समझने का प्रयास जब बच्चा करता है, कोई भी इमेज दिखता है तो आप उस पर एक कहानी बना लेते हैं दिमाग में कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा होगा, है ना। और बोल दिया गया है कि वो पर्यावरण पशु पक्षी का चित्र दिखा दिया गया और बोल दिया गया कि पर्यावरण संरक्षण है, तो वो कॉन्सेप्ट छप गया आपके दिमाग में। उसके साथ साथ सब्जेक्ट के प्रति वो जुड़ना, महसूस करना शुरू कर देते हैं, भावनात्मक जुड़ाव आ जाता है। इमेज ही ऐसा है, जितना आप इमेज दिखाते हैं उतना वो समाज को समझता है, कल्चर को समझता है, नेचर को समझता है। आप कितना भी लिख करके उनको बता दीजिए, फाइनली छोटे बच्चे इमेज में ही जाते हैं। और पाठ्य पुस्तक निर्माण में अति आवश्यक जो है वो है चित्रों को शामिल करना। अगर आप इंग्लिश का भी बच्चों का एक छोटा सा पोयम भी बता रहे हो तो उस पोयम का इमेज होना चाहिए, ये रूल्स है। खाली पीली ऐसा ही नहीं होना चाहिए, होना ही है। हर पेज में या हर लेसन में उससे रिलेटेड पिक्चर बगल में छपा होता है, हर पुस्तक में देखिएगा, चाहे छोटे हैं चाहे वो 5वीं का हो, जिससे कुछ जानकारियां पढ़ करके बच्चे कल्पना कर लेते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई होंगी या कहानी बना लेते हैं। तो चित्र कितना महत्वपूर्ण है एक बच्चे के लिए, पर्यावरण पढ़ाने के लिए, ये भी ध्यान रखेंगे। उसमें और चौथा पॉइंट है, शिक्षक को चाहिए कि जब चित्र बनाया जा रहा हो या चित्र के माध्यम से पढ़ाया जा रहा हो तो रियल इमेज बनाएं या रियल चीजें ही दिखाइए। आपको तो रियल चीजों के बारे में चर्चा किया गया था कि आप जब भी बताते हैं वास्तविक बात बताइए और सही बात बताइए। आप बात कर रहे हो ऐसा होगा वैसा होगा, पशु पक्षी बना दिए, है ना, आप बना रहे हो ऐसे, बिल्ली बना के बता दिए हो ऐसे, ये बिल्ली है, ऐसा बना बताया जा सकता है। अब बच्चों के अंदर जो छप गई छवि, पहली बार कोई जानवर की छवि, तो उसको ऐसे ही समझेगा। आप ये प्रयास कीजिए कि उसका एक ओरिजिनल चित्र का ही आप प्रयोग करिए ताकि उनको सब्जेक्ट के मामले में रियल जानकारी और विश्वसनीय तथ्य मिल सके। ये देख लीजिए, अब स्कूल में कुछ बच्चे, पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा के बच्चे स्वयं से भी कुछ चित्र बनाते हैं, है ना, और उसको आपको पढ़ना होगा और समझना होगा। तो उस पर आपका क्या व्यू हो सकता है? बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना बहुत बड़ी चुनौती होती है। हाँ, कुछ भी ऐसे बार बार ऐसे गलत करके भेज देना नहीं, उनका क्या विचार है, क्या उन्होंने अपने जीवन में अब तक समझा है, उसको समझना है। पहला चीज तो बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्र में रचनात्मकता का विकास, चाहे वो गलत बनाए, छोटा बनाए, बड़ा बनाए, लेकिन वो स्वयं अगर कोई इमेज ड्राइंग करता है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा आता है कोई भी कल्पना शक्ति का विकास होना, रचनात्मकता का विकास होना। हर बच्चे की बात है, वे अपने विचारों को किसी विषय के बारे में क्या सोचता है, अपने जीवन में वो जितने भी चीजें देखा होगा उसको किस रंग में देखा होगा, उस रंग का प्रयोग करता होगा, वो आकृति को माध्यम से बच्चा अपने भाव को बताता है। लिख नहीं पाता तो चित्र के माध्यम से बता सकता है। ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा। बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्र से उनके अंदर होता है मौलिक चिंतन,
और आत्म अभिव्यक्ति का विकास, वो उसके साधन है, अभिव्यक्ति का साधन है बच्चों के द्वारा उकेरा जाने वाला चित्र। तो इसको आप लोग कभी भी छोड़ेंगे नहीं। चित्र के माध्यम से वो अपने मौलिक भाव को, अपने जीवन के अनुभव को साझा करता है। तो वही है, दूसरा पॉइंट भी सेम वही है। बच्चों के द्वारा बनाए गए चित्र में उसकी सोच झलकती है, उसका दृष्टिकोण झलकता है, और शिक्षक को समझना चाहिए कि समझते भी हैं शिक्षक क्या बनाना चाह रहे हैं, बच्चा किस विषय को कैसे समझता है। एक टास्क मिला बच्चों को साफ सफाई के बारे में चित्र बनाना है ना। तो आप लोग को स्वच्छता के बारे में चित्र बनाने बोला जाए तो आप क्या बनाएंगे, और छोटे बच्चे क्या बनाएंगे। आपको एक पूरा पेपर भरना है स्वच्छता के बारे में, तो आप कुछ चीजें कर सकते हैं उसमें। क्या बनाएंगे आपका दृष्टिकोण मैं जानना चाहूंगा। एक स्वच्छता एक विषय है, उसमें चित्र बनाना है। चित्र मतलब आपके जीवन का पूरा अनुभव उसमें आएगा एक पेज में। क्या क्या शामिल करेंगे आप बताएंगे। इसको देख के पढ़ दिए, कूड़ादान। आपको स्वच्छता के बारे में बनाना है। हाँ, कूड़ादान बना दिए। पूरा झाड़ू, सफाई कर्मचारी, छोटे बच्चे जो देखे हैं शुरू से वैसा वो करने का प्रयास करेंगे। भले वो आकृति गलत हो, छोटा हो, आप पर्यावरण प्रदूषण को समझाने का प्रयास कर सकते हो। बड़े बड़े उद्योग कारखाने बता सकते हो, वहां से गंदगी का कैसे बहाव होता है, जो सिस्टमेटिक ढंग से हो रहा है वही तो बताने का प्रयास करेंगे आप। लेकिन छोटे बच्चों का ये है, अगर ऐसा बनाते हैं छोटे बच्चे तो हम मान सकते हैं कि उनके अंदर स्वच्छता का भाव बहुत अच्छे से आता है। बच्चों, परिवर्तनशीलता भी एक जरूरी चीज है। जैसे जैसे बच्ची की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे चित्र में फिनिशिंग आता जाता है ना। बच्चे चित्र समय के साथ बदलते हैं और नया अनुभव में चित्र झलकता है। शुरुआत में अगर बच्चों को बोला जाए तो कुछ भी ऐसे 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 करते रहते हैं, लेकिन ये हर उम्र में ये ऐसा नहीं करेंगे। घर बनाना उनको बोल दिया जाए तो धीरे धीरे वो सिस्टमेटिक ढंग से पूरा पूरा इमेज ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में वो जो बना रहे होते हैं उसमें परिवर्तन आता है। तीसरा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, अर्थात समस्या का समाधान की झलक भी मिलती है। जैसे बाढ़ का इमेज बनाया हुआ है तो बच्चे के अंदर ये समझ है कि वो बाढ़ के प्रकोप के बारे में जानकारी रखता है, पानी कैसे बहता है, लोग कैसे बह जा सकते हैं, और कैसे पर्यावरण हमारा नुकसान कर सकता है, प्रदूषण क्या होता है, जंगल में आग का इमेज बनाना होगा तो कितना वो प्रभावित हो सकता है। ये अगर बनाता है और उससे हम ये जान सकते हैं कि समस्या को भी जानता है और उससे बचने के तरीके भी वो जान सकता है। ये लास्ट लाइन देख लीजिए, आखिर हम पढ़ाते समय चित्र का उपयोग करते हैं तो क्या लाभ होता है। पॉइंट देखिए, इमेज जो होता है देखने सुनने से ज्यादा प्रभावी होता है और चित्र हमारे लिए समझने में ज्यादा मदद करता है। पहला चीज, जब हम चित्र देखते हैं और समझते हैं तो वो वाला ज्ञान होना आपके लिए स्थायी ज्ञान कहलाता है। पढ़ करके आप समझे हैं वो ज्ञान आपका एक समय के लिए भूल जाएगा, लेकिन आपके जो अंदर में इमेज की स्कीमा बन गया, छवि छप गया है, तो वो वाला सीखना आपके लिए ज्यादा स्थायी होता है। तीसरा, आसान और रोचक होता है, लोग आसानी से इसको देखते समझते हैं। कुछ बच्चे कमजोर हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तो उनको अगर चित्र दिखाया दिया जाए तो सब बच्चे बराबर तरीके से सीख और समझ सकते हैं। ये इसका बेनिफिट है। और ये है सृजनात्मकता। चित्र बनाते और समझने से बच्चों के अंदर, उनके अंदर भी चित्र के माध्यम से समझने और समझाने का भाव आएगा, और उनको जब भी चित्र बनाने बोला जाएगा वो बेझिझक चित्र बनाएंगे। ये इसलिए शुरू से ही बच्चों को ड्राइंग का सब्जेक्ट रखा जाता है। दोनों अभी गवर्नमेंट स्कूलों में भी इसको महत्व दिया गया है अभी, कि चार्ट पेपर के माध्यम से या गतिविधि के माध्यम से हर हफ्ते टास्क मिलता है कि आपको इस पर पेपर वर्क करना है, इमेज बनाना पड़ेगा और जमा करना पड़ेगा। और बाकी तो प्राइवेट संस्थानों में तो ड्राइंग का क्लास भी लगता है ना, उसको पढ़ाया जाता है कैसे कैसे इमेज ड्राइंग किया जाता है। चलिए इसको देखेंगे कल। उसके बाद आ जाएगा थोड़ा सा दिन रात का होना और समझना।
शिक्षक की भूमिका है, इसको सामान्य रूप से आप पढ़ ही सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो, हम लोग इस पे बात कर लेंगे। दिन और रात को समझना, बच्चे कैसे दिन रात समझते हैं, आप क्या समझते हो, इसमें बच्चों को लेकर प्रश्न नहीं आता, डायरेक्ट आपके लिए प्रश्न आएगा। जैसे अभी कल हमने बात किया था ग्रहण के बारे में, पृथ्वी अपने अक्ष पे कौन सी दिशा से कौन सी दिशा घूमती है, अपने अक्ष पे घूमती है पृथ्वी, कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। अब एक बार हाथ घुमाइए, अब पश्चिम किधर है, अपने अक्ष में बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं, वो तो परिक्रमा हो गया, वो किस दिशा की, किस दिशा की ओर हो, क्लॉक वाइज की एंटी क्लॉक वाइज, उल्टा, ठीक, ऐसे ना हो करके ऐसे, ये लिखा हुआ है पश्चिम से पूर्व दिशा। चलो भाई, अब थोड़ा सा एक टॉपिक और जल्दी से खत्म कर लेते हैं। अब मैं जल्दी से कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, किस मामले में, हम कल बहुत सारे भारतीय गणितज्ञों के बारे में पढ़ने के प्रयास किए थे इसको, तो भारतीय गणितज्ञों में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी की रचना की थी, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी की रचना की थी, और वो आर्यभट्टी कितने पदों में या कितने चैप्टर में वो बटा हुआ है। अच्छा, उसमें आर्यभट्ट की जो 4 वर्णन किए गए थे, उसमें पाई का मान बताया गया है, वो किस चैप्टर का हिस्सा है। अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति सभी जो है किसके हिस्से हैं, गणित पाठ के हिस्से हैं। काल क्रिया पाद में मुख्य रूप से किस सेक्शन का वर्णन किया गया है, समय, गति, ग्रह, नक्षत्र, है ना, ठीक है, याद हो रहा है ना, कुछ तो याद आ रहा होगा कल का। उसके बाद एक था ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त का नाम भी आप लोग सुने हैं। ब्रह्मगुप्त ने एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी, गलत, उसने अपने ही नाम पर ब्रह्मस्फुट संहिता, सिद्धांत, है ना, एक ही है जो बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक। उसके साथ साथ हमने देखा है गणित सार संग्रह की रचनाकार कौन है, गणित सार संग्रह, महावीराचार्य, ठीक है, महावीराचार्य ने उसकी रचना की थी। तो पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे समझते रहेंगे। भास्कराचार्य पढ़े थे क्या, महावीराचार्य आए थे, भास्कराचार्य लिखे, उसी पे आते हैं भास्कराचार्य। जितना महत्वपूर्ण आर्यभट्ट है, जितना महत्वपूर्ण वराह मिहिर है, उतना ही महत्वपूर्ण आपका भास्कराचार्य, क्योंकि इसके नाम पर भी उपग्रह है भास्कर वन। जन्म स्थान कहाँ है, जन्म कब हुआ था, कहाँ के क्षेत्र है, ये आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये मैं रिपीट अभी भी कर रहा हूँ, कल भी किया था। उसका जो कार्य क्षेत्र है, क्योंकि जो सिलेबस आपका है कृतित्व है या योगदान है, तो योगदान ही पढ़िए। इसने एक ग्रंथ की रचना की है भास्कराचार्य ने, जिसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। उस ग्रंथों को उन्होंने भी 4 भाग में बांट के रखा है। पहला है लीलावती, चारों भागों को लिखेंगे, और लीलावती अपने में अलग अलग प्रकार के सब बोल सकते हैं उपग्रंथ हैं। लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित, गोलाध्याय, जैसे जैसे इसका नाम था वैसे वैसे इन्होंने कार्य क्षेत्र अपनाया। सबसे प्रमुख जो है सिद्धांत शिरोमणि, सभी चारों का एक संग्रह है।
लीलावती भास्कराचार्य की पुत्री थी, ये भी ध्यान रखेंगे, उनकी पुत्री थी। और उन्होंने अपने पुत्री को पढ़ाने समझाने के लिए एक अपने भाषा में उस समय लीलावती नाम से ही एक सिद्धांत शिरोमणि में एक सेक्शन ग्रंथ जोड़ा है। जितने भी अंक गणित की अवधारणा है, रेखा गणित की अवधारणा है, क्रमचय संचय के नियम है, इन्होंने उस पर सेट करके रखा हुआ। ये इनको ऐसा नहीं है कि इन्होंने इसको दिया है, क्रमचय संचय इससे पहले की कॉन्सेप्ट है, अंक गणित पहले से चल रहा है, लेकिन उन्होंने लीलावती ग्रंथ में इन सबको एक व्यवस्थित ढंग से, और यहाँ पे काव्य के भाषा में लिखा गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। लीलावती एक प्रकार का काव्य ग्रंथ है, और काव्य ग्रंथ में जिसको आपको पढ़े क्या लीलावती, आप लोग तो पढ़े होंगे बीएससी में लीलावती कौन पढ़ता है, इनके बारे में तो पढ़े ही होंगे, वैज्ञानिक थे और जो गणितज्ञ थे उनके बारे में अधिकतर पढ़ाया जाता था। पुस्तकों के नाम पहला प्राथमिकता है, आपको याद रखना होगा। उसके बाद सेकेंड जो बुक था वो था बीज गणित को लेकर के। इन्होंने बीज गणित में कौन सा क्षेत्र पे काम किया, ऋणात्मक संख्याओं के रूल्स को बताया और ज्ञात समीकरण और अज्ञात समीकरण को हल करने जैसे सिद्धांतों को भी पेश किया है। समीकरण क्या होता है, ज्ञात एक्स वाला जो अज्ञात समीकरण होगा उसको कैसे बनाना चाहिए। उसके बाद नकारात्मक हो या ऋणात्मक संख्याओं के नियम विधियां, किसने कहा था कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, किस गणितज्ञ ने कहा था कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, महावीराचार्य। ग्रह गणित में ग्रहों के हिसाब से देखिए जो जो सेक्शन थे वैसे वैसे उनके पुस्तक के उपखंड हैं, लेकिन केवल और केवल पूछा जाता है हमेशा लीलावती। लीलावती किससे संबंधित है, तो वो सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ का एक हिस्सा है। सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखा है, तो सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य ने लिखा है। और ये भास्कर टू कहलाता है ना, ये भास्कर वन और था जिसको मैंने स्किप किया है, उसके बहुत ज्यादा प्रमाणित ग्रंथ हमको नहीं मिलते हैं, पढ़ेंगे आप लोग जब भी, तो भास्कर वन और भास्कराचार्य को भास्कर टू कहा जाता है। गोला में खगोलीय जो स्थिति है उसको समझाने के लिए भूगोल, ब्रह्मांड, इस सब की संरचना का जानकारी किस पे निहित है, गोलाध्याय में निहित है। अब इनका जो कार्य है, जो आपके प्रश्न के हिस्से हैं, भास्कराचार्य ने बताया, क्या बताया है, भास्कराचार्य ने ही इस पृथ्वी के हिसाब से अध्ययन किया, गोल संरचना का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन, और इसने गोलाध्याय में लिखा है कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो चीजों को अपनी ओर खींचती है। ठीक, किसने बताया है, भास्कराचार्य ने। लेकिन बहुत बाद में न्यूटन ने एप्पल वाला कॉन्सेप्ट दिया है। तो भास्कराचार्य के या भारतीय गणितज्ञों के बहुत बड़े बड़े प्रमाण हैं, पृथ्वी आकाश के पदार्थों को अपनी ओर खींचती है इसलिए सभी वस्तु जमीन पर गिरती है, ये बहुत पहले भास्कराचार्य ने बता दिया था। दूसरा ये बताया है कि पृथ्वी का जो गोलाध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, लीलावती और गोलाध्याय, उन्होंने ये भी बताया है कि पृथ्वी के अंदर ऐसी शक्ति है जो वो परिक्रमा जब करती है तो सूर्य का एक चक्कर ही लगाती है, और सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसका भी समय निकाल के बता दिया गया था कि लगभग 365.258 दिन अभी का समय है, ये इसी के आसपास वो दिन तारीख को वो तय करके बता दिया था भास्कराचार्य ने। ठीक है, अभी मिलता है ना 365 दिन और कितने घंटे, 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, और जैसा ही वो 6 घंटे 4 साल पूरा होता है 366 दिन हो जाता है, और उसी समय लीप वर्ष होता है, इसी कारण से 28 का 29 फरवरी हो जाता है। इसी ने ही बताया था भास्कराचार्य ने कि जब हम किसी संख्या को किससे भाग दें, शून्य से भाग देते हैं तो परिणाम क्या आ सकता है, अनंत आता है। जैसे अगर यहाँ कर दिया जाए तो हम इनफाइनाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, ये किसने बताया पहले, हम जीरो का पहाड़ा पढ़ ही नहीं सकते, यही हम लोग बोलते हैं ना, जीरो का पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे। अभी कुछ एक छात्र था कोई आईआईटी का, उन्होंने इस पर प्रमेय लिखा है ना, 500-600 पेज का प्रमेय बताया था कि कैसे इसको हम लोग भाग दे सकते हैं।
वो सिद्ध हुआ नहीं हुआ पता नहीं, न्यूज में आया था बीच में। वो कैसे भाग दिया होगा आप लोग जानेंगे। अनंत का अभी कॉन्सेप्ट आया कि हम किसी को भाग देते हैं शून्य से, उसका कॉन्सेप्ट आया। तो उन्होंने ये जो अनंत का कॉन्सेप्ट है, अनंत बोलते हैं ना, इनफाइनाइट, अनंत के बारे में बताया कि इस अनंत में एक ऐसी क्वालिटी है, इसमें हम संख्या को चाहे जोड़े चाहे घटाएं, मान हमेशा अनंत रहेगा। जैसे अगर 4 धन अनंत जोड़ दिए तो 4 अनंत नहीं होगा, मान हमेशा अनंत मतलब अनंत, ये बताया है। कुछ भी जोड़ने पर घटाने पर उसका मान अनंत ही रहता है। कुछ चीजों को जोड़ते हैं तो जैसे हम लोग x को जोड़ देते हैं, x में 4 को जोड़ना है तो x धन 4 ही होगा इसका मान। लेकिन ये अनंत के बारे में इसके गुण है कि अनंत को ऐसा जोड़ते हैं तो जो भी अंक लगता है वो अपने आप खत्म, वो अनंत ही होगा उसका मान। चक्रवाल विधि भी भास्कराचार्य का ही है। इसमें ऐसे समीकरणों को बताया था जो निर्धारित नहीं होते हैं, जिसको हम लोग अनिर्धारित द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए एक विधि दिया गया था, चक्रवाल विधि। तो शब्द धीरे धीरे जैसे जैसे आ जाएंगे, उसको आप लोग एग्जाम में किसके द्वारा दिया गया था ये कम से कम ध्यान में रखेंगे। आपको चक्रवाल विधि को सॉल्व करिए कभी नहीं पूछेगा। प्रश्न या टॉपिक क्या है, भारतीय प्राचीन गणितज्ञ के योगदान। तो योगदान में इन्होंने ये भी दिया है, ये भी दिया है, ये हल करके बताइए, ये नहीं है। गणितज्ञों के प्रमेय को आपको सॉल्व नहीं करना है, उन्होंने कौन से प्रमेय को किस रूप में दिया है वो आपके लिए पहला हो सकता है। उसके बाद कलन, कलन विधि समझते हैं, कलन विधि का भी जो बेस है उसको भी इन्होंने ही दिया है। कलन शास्त्र, कैलकुलस, प्री कैलकुलस। अबेकस भी जानते हैं क्या? अबेकस का सिद्धांत किसने दिया था? अबेकस पद्धति, नाम ही उसका अबेकस था। कैसे करते हो? अबेकस किसको बोलते हैं जानते हैं आप? गिनतारा, पट्टी वाला। अब तो पट्टी भी उपयोग नहीं करते, स्लेट उपयोग नहीं करते। हाँ, अब कौन सा व्यक्ति पढ़ना है? इमेज से आपका ज्ञान स्थायी होता है, ये सिद्ध हो जाएगा। इसको तो देखे भी होंगे। अब मैं जितने भी गणितज्ञ बताया हूं, आप पूरे गणितज्ञ को नहीं भी पढ़ के जाओगे, लेकिन श्रीनिवास रामानुजन को, क्योंकि ये ऐतिहासिक नहीं है ना ही एकदम आधुनिक है, और इनके कार्य प्रणाली इतने अलग थे कि इसको हम आज के समय में गणित का कहना चाहिए। गणित दिवस मनाया जाता है भाई 22 दिसंबर को, राष्ट्रीय गणित दिवस, किसके स्मृति में? तो इसका जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर गणित दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय गणित दिवस। वैसे ही अभी कुछ सालों से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है, पिछले 2 सालों से। किस तिथि को और किस तिथि को वो मनाया गया है? अभी आने वाला है वो, जिस दिन चंद्रमा के लिए हम अपना उपग्रह भेजे थे और वो उपग्रह चंद्रमा के द्वितीय अर्थात दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड किया था, उस दिन को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मना रहे हैं। अब बताइए, आने ही वाला है। ले चलो इसको देखिए, इसका जन्म मरण सबको याद रखना पड़ जाएगा। ध्यान रखिए, कहाँ के व्यक्ति हैं ये? ईरोड तमिलनाडु के व्यक्ति थे। इसके बचपन का इतिहास बहुत ज्यादा रोचक है। ये माना जाता है कि ये बचपन से ही 8-10 साल की उम्र में जब ये स्कूल जा रहे होते थे तो वो ये 10वीं 11वीं के भी प्रमेय को सॉल्व कर करके, इसके बारे में बहुत सारे मूवी भी बनी है ना। 3 साल की उम्र में 10वीं का प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे, 8वीं का सॉल्व कर देते थे। तो बहुत सारी चीजें इसको देख करके इनको, जैसे जनरल प्रमोशन होता है वैसे ही आगे पढ़ाई के लिए, जब जैसे ही इनका 11वीं 12वीं होता है, पढ़ाई के लिए इनको स्कॉलरशिप मिलता है। स्कॉलरशिप के माध्यम से वो स्नातक करने बाहर चले जाते हैं और उसी के स्कॉलरशिप से ही वो पढ़ाई करते हैं। एक बार ऐसा होता है कि पढ़ाई करते करते केवल गणित के क्षेत्र में ही पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, बाकी विषय में ये ध्यान नहीं देते और बाकी विषय में वो फेल हो जाते हैं, जिससे उसका स्कॉलरशिप बंद हो जाता है। इसकी कहानियां हैं,
पढ़े तो होंगे आप लोग इसके बारे में, आप तो पढ़े भी होंगे, आप तो पढ़े होंगे। ऐसी था क्या? मैं पिक्चर नहीं, इसकी पिक्चर नहीं देखा हूँ मैं, पढ़ा था इसके बारे में, बहुत रोचक है। लेकिन जैसे ही पढ़ाई छोड़ दिए थे उसके बाद इन्होंने एक ऐसा प्रमेय सॉल्व कर दिया जो लंदन के प्रोफेसर भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद उनको इनवाइट किया गया, उस प्रमेय को आपने कैसे सॉल्व किया है, तो उसका एक सहयोगी था जिसने उनको आमंत्रित किया, वो थे जीएच हार्डी। जीएच हार्डी बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किए और अपने यहाँ ले जा करके कैम्ब्रिज में उनको गणित के क्षेत्र में जितने प्रमेय होते थे, जितने प्रयोग होते थे, वहां पर उनको रखा गया था। अब काम देखें क्या क्या किए इन्होंने। इनको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कितने प्रयोग किए, कितने प्रमेय किए, कितने शोध पत्र जारी किए, ये आपके लिए मैटर नहीं है, लेकिन इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। जितने भी काम किया उन्होंने प्रमेय के रूप में, कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं। और नोटबुक, कई सारे नोटबुक लिखे, ये भी कहानी का ही हिस्सा था। किस किस क्षेत्र में, वापस आता हूँ, किस किस क्षेत्र में काम किया है, क्या क्या इसके नोटबुक थे। रामानुजन नोटबुक, तो रामानुजन नोटबुक में 4 मुख्य नोटबुक थे जो गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए हैं। एक तो सेक्शन 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 नोटबुक थे। इनमें नंबर थ्योरी बताया है, और नंबर थ्योरी आपको पता होगा, रामानुजन नंबर एक आता है। रामानुजन नंबर कौन सा है वो आपको याद रखना पड़ेगा। रामानुजन नंबर से नाम से आता है, उसका जो समझाने समझने का प्रमेय का तरीका बहुत सारे नंबर को शामिल करता है। कभी सर्च करके देख लेना रामानुजन नंबर कौन कौन से हैं। हाँ, एक पहला तो 4 अंकों वाला है, उसके बाद और बहुत सारे नंबर को माना गया है रामानुजन नंबर। उसके बाद भिन्न को लेकर इन्होंने अपना प्रमेय बताया है कि कैसे सतत भिन्न होता है, और कैसे इन्होंने अनंत श्रेणी पर भी कार्य किया है। मैं पढ़ ही देता हूँ क्या क्या होता है। ये कुछ ज्यादा ही कंटेंट इसमें लिखा हुआ है, जो काम का है उसको मैं बता देता हूँ। जीएस हार्डी याद रखेंगे, जीएस हार्डी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, इनके द्वारा लिखे गए जितने शोध हैं उनको वापस रामानुजन ने फिर से प्रकाशित किया, संपादित किया था। रामानुजन और हार्डी नंबर, जिसको हम लोग रामानुजन नंबर कहते हैं, 1 7 2 9। पाई के लिए मान बताया है कि पाई का ऐसा नहीं है, पाई का जो मान बताया गया था आर्यभट्ट के द्वारा, दशमलव के 4 स्थानों तक बता दिया गया था आर्यभट्ट के द्वारा। लेकिन रामानुजन के शोध में बताया गया कि पाई का मान हम आगे जब ले जाते हैं तो उसके अनंत श्रेणी है। 1729 ये पहला है रामानुजन नंबर। और कौन कौन से हैं ये आप लिख सकते हैं, जो महत्वपूर्ण है उसको मैं शामिल कर दिया हूं। विषय वाले तो थोड़ा सा ध्यान देंगे ही। पाई के मान को निकालने के लिए इतने सारे प्रमेय और इतने सारे तरीके इन्होंने दिया है, जिसका आज के समय में लोग उपयोग कर रहे हैं। फिर पार्टीशन फंक्शन, पीएन, जीएच हार्डी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इनको पूरा सिखाया था, क्योंकि ये पढ़ाई छोड़ दिए थे कुछ साल के लिए, वापस जब जाते हैं तो इनका गणित वापस आ जाता है। और हार्डी ने जितने प्रमेय छोड़े थे उनको भी इन्होंने आगे सॉल्व किया था। जीएस हार्डी के साथ मिलकर उन्होंने किसी संख्या के छोटे टुकड़े का योग में बांटने के तरीके, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन फंक्शन, पार्टीशन फंक्शन का भी सिद्धांत इन्होंने द्वारा विकसित किया गया है। नाम याद रखेंगे, एसिम्प्टोटिक फार्मूला, एसिम्प्टोटिक फार्मूला। आज तक नहीं पढ़े थे कि इनके बारे में इतना चीजें, छोटी छोटी जानकारी बस पढ़ करके नहीं, कम से कम किसके साथ काम किया है, ये संख्या किसने दिया था, क्योंकि कार्य क्षेत्र ही पूछा जाएगा, यही आपके पास है। तो जन्म मृत्यु पढ़ने के लिए आप नहीं है, उसका योगदान ही पढ़ना पड़ेगा। 4-5 बिंदु में आ गया तो फिर 1729 बस याद है, उसके बाद आपको और कंटेंट ध्यान रखना पड़ेगा। मॉड्यूलर फॉर्म और मॉग थीटा फंक्शन भी रामानुजन के द्वारा दिया गया था, और ये गणित से ज्यादा फिजिक्स को लेकर थे। जो आज
फिजिक्स और ब्लैक होल के अध्ययन में काम आ रहा है। इस प्रकार का गणित उन्होंने दिया है कि पृथ्वी जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है ब्लैक होल कॉन्सेप्ट। जो दुनिया है, वो दुनिया जो आकार है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट था ना, कैसे वो छोटा सा अणु परमाणु टूट करके एक विशाल ब्रह्मांड का निर्माण किया है। उसके अध्ययन के लिए इसके द्वारा दिया गया मॉड्यूलर फॉर्म और मॉक थीटा फंक्शन काम कर रहा है आज। ठीक, ब्लैक होल समझ रहे हैं आप लोग? ब्लैक होल का सिद्धांत, दुनिया बनी कैसे है, ये सिद्धांत ही ब्लैक होल है। पहले दुनिया में कुछ नहीं था, एक अणु विस्फोट हुआ है और इतना भयंकर विस्फोट हुआ है कि वो अपने आप को विस्तार किया, इतना विस्तार किया कि आज भी विस्तार हो रहा है, ऐसा माना गया है। और इसको अध्ययन करने के लिए इन्होंने एक संख्या बताई है, इन्होंने एक तरीका बताया है, मॉड्यूलर फॉर्म और मॉक थीटा फंक्शन। इस आधार पर ये उसका अध्ययन भी किया जाता है कि कैसे ब्रह्मांड में ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट बना हुआ था। और रामानुजन प्राइम, रामानुजन सम, रामानुजन प्राइम, जितने भी आपको अभाज्य संख्या मिलते हैं, अभाज्य संख्या को कैसे बांटा गया है, क्यों वो अभाज्य होता है, क्या उसके सिद्धांत हैं, संख्या सिद्धांत में अभाज्य अभाज्य क्यों है। आपको तो वही चीज पता है कि एक से भाग जाना चाहिए और स्वयं से भाग जाना चाहिए, किसी और से भाग नहीं जाता। तो वो क्यों नहीं जाता, क्या उसके पीछे कारण था, उस सब को लेकर के उसको किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए, ये चीज रामानुजन ने बताया है। छोटे मोटे काम नहीं है रामानुजन के। ऐसे ही इनको हमारे यहाँ पर गणित के लिए राष्ट्रीय गणित दिवस नहीं मनाया जाता, बहुत सारे चीज़ों पे काम किया। ये भारत में आकर के भी काम किया, कुछ सालों तक इन्होंने भारत में काम किया, फिर उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद कुछ और लोग हैं जो अब तक तो नहीं पूछे गए हैं, किसी भी एग्जाम में इन लोगों के बारे में नहीं पूछा गया, लेकिन गणितज्ञों में इनको गिना जाता है। श्री D.R. कापरेकर, जन्म मृत्यु कहाँ से है पता नहीं है, उसका लिखने की आवश्यकता नहीं है। इनका काम क्या था, इनका काम था संख्या पद्धति में कैसे हम लोग परिणाम अच्छे से निकाल सकते हैं। इन्होंने एक जैसे रामानुजन संख्या था वैसे ही इन्होंने 6174 का कॉन्सेप्ट दिया है और एक कापर्निकर स्थिरांक। किसी भी गणित में या विज्ञान में स्थिरांक क्या होता है, स्थिरांक की वैल्यू या स्थिरांक का महत्व क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी कभी। माना के स्थिरांक क्या आता है, तो के स्थिरांक क्यों होता है उस पर इन्होंने एक 4 अंकों का विशेष प्रक्रिया बताया है। इसी कारण से इनको कापरेकर स्थिरांक 6174 क्या है ये आ जाए, या इनमें से कौन सा कापरेकर स्थिरांक है, कौन सा रामानुजन संख्या है, सुमेलित कीजिए। तो रामानुजन में 17 29 जोड़ना है, कापरेकर में 61 64 74 जोड़ना है। फिर है C.R. राव। C.R. राव गणितज्ञ के साथ साथ उनका ज्यादा क्षेत्र था सांख्यिकी को। गणित में आप केवल अंक गणित को ही नहीं पढ़ते, गणित के बहुत सारे क्षेत्र हैं, चाहे वो हम बीज गणित की बात करते हैं, ज्यामिति गणित की बात करते हैं, रेखा गणित बात करते हैं, और एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। तो सांख्यिकी को लेकर के भी अपने आप में गणित का क्षेत्र है। सांख्यिकी को लेकर के भी C.R. राव को पढ़ा समझा जाता है, कुछ उनके बारे में पुस्तकें हैं। सांख्यिकी क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया जाएगा तो नाम लिया किसका जाएगा, C.R. राव। राव ब्लैकवेल थ्योरम, कारमन राव इनइक्वालिटीज, मल्टीवेराइटीज एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। कभी इसके बारे में सुने भी नहीं होंगे क्योंकि मूल गणित के हिस्से से इनको शामिल नहीं किया जाता। लेकिन अगर जैसे ही, क्योंकि भारतीय गणितज्ञ कहा गया है तो ये सब भारतीय गणितज्ञ हैं और इन्होंने गणितीय सांख्यिकी का भी कॉन्सेप्ट दिया है। सांख्यिकी में एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम आता है, अभी आएगा उसका नाम, महानलोबिस। लेकिन ये भी देखेंगे, ये अभी के समय के हैं, ज्यादा ऐतिहासिक नहीं है। हरिश्चंद्र, इन्होंने भी भारत के साथ साथ, क्योंकि भारत के साथ साथ अमेरिका में भी थे, तो भारत और अमेरिका में दोनों जगह रह करके कार्य किया है। कुछ इन्होंने सिद्धांत दिए हैं जो भी अभी नहीं पूछा जाता है, जैसे बीज गणित और फिजिक्स। और फिजिक्स का जो मैथ्स है, फिजिक्स में भी बहुत सारे मैथ्स होते हैं, तो जो गणितीय भौतिक है,
अभी सेक्शन बढ़ रहा है ना, आपको आप किस तरीके से पूरे पेज को, पैराग्राफ को, इसको समझ रहे हैं, आप जानेंगे कि हम सांख्यिकी गणित की बात करेंगे तो कौन सा नाम आएगा, राव जी का नाम आएगा। फिजिक्स गणित की बात करेंगे तो हम अगर ज्यामिति या फिर चक्री चतुर्भुज हम लोग देखे थे, वो सेक्शन को कौन देखा है, किसका योगदान था, किसने चक्री चतुर्भुज का सिद्धांत दिया है, ब्रह्मगुप्त था, है ना। उसमें अर्ध परिमाप जो हम लोग निकालते हैं, विषम बाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट S-A, वैसे ही चतुर्भुज के लिए सिद्धांत दिया है। ठीक वैसे ही इनका काम है, आज के समय में जब हम एलजेब्रा पढ़ते हैं तो एलजेब्रा के कई सारे सिद्धांत क्या है, अमूर्त कॉन्सेप्ट को लेकर है, जो आपको खुद भी सोच करके बनाना पड़ता है, तो उसको लेकर के काम किया। चूंकि ये पुराने नहीं है, प्राचीन गणितज्ञ नहीं है, लेकिन आधुनिक गणितज्ञ में भी आप लोग एक बार पढ़ के चले जाएं तो आपका काम बन सकता है। लेकिन हमने जो रामानुजन से जितने भी पहले लोगों को पढ़ा है, ठीक, उसको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। सत्येंद्र नाथ बोस, ये हालांकि फिजिक्स थे, अभी जैसे अभी इसका नाम पढ़े थे अभी, वैसे ही इन्होंने भी फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने भी दिया है। बोसान शब्द का प्रयोग इसके नाम में किया जाता है। इनका एक सिद्धांत था बोस आस्टिन, आस्टिन के साथ और सत्येंद्र नाथ बोस दोनों ने मिलकर के काम किया फिजिक्स को लेकर। इसके सत्येंद्र नाथ बोस को शायद कुछ मिला था क्या, नोबेल वगैरह मिला है क्या? कोई ऐसा व्यक्ति जो विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल पाने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति, शायद यही है। अब मैं भूल जाता हूँ भैया, मैं इतना स्मरण करने की क्षमता नहीं है, अब नाम कभी कभी घूमता रहता है, तो एक बार चेक कर लेंगे। यही है, चेक करो ना, तो चेक करो। वो जो वन लाइनर जीएस होता था वो पढ़ाता था पहले, पहले कौन, पहले कौन, पहले कौन, तो ये क्या वही है? विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय, या फिर सीवी रमन होंगे। सीवी रमन, सीवी रमन है। सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन, बोसान शब्द, ये ध्यान रखेंगे। हो गया है लगभग, एक आध और बचा होगा तो देख लेंगे। सत्येंद्र नाथ बोस, पीस नहीं मिला है, वही तो, इसलिए कंफर्म करना जरूरी है। कुछ भी जानकारी आप लोगों के लिए घातक हो सकता है, गलत जानकारी, क्योंकि सुनी हुई बातें अभी एक दो महीने ताजा रहेगी। पीसी महालनोबिस भी सांख्यिकीविद हैं, सांख्यिकी को लेकर काम करते थे। ये भी आज के समय में भारत में जो सांख्यिकी, गणितीय सांख्यिकी की जो गणना है, उनको बहुत बेहतर ढंग से देने का प्रयास किया था इन्होंने। महालनोबिस डिस्टेंस प्रमुख इनका योगदान है, और इनके जन्म पे 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। ऊपर तो नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, प्रशांत चंद्र या पीसी महालनोबिस इसको कहा जाता है शॉर्टकट में, पीसी महालनोबिस सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। अंत में कोई तो महिला भी हमारे यहाँ, शकुंतला देवी, इस पर पिक्चर आई थी, मूवी देखते होंगे तो, शकुंतला देवी के नाम से मूवी आई थी, शकुंतला देवी, विद्या बालन। मैं बहुत मूवी देखता हूँ, ऐसे पिक्चर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है उसमें कि गणित को लेकर के कैसे बड़े बड़े प्रमेय को, इसलिए उनको मानव कंप्यूटर कहा जाता था। कंप्यूटर जैसी गणना उस समय इनके द्वारा किया जाता था। हो सकता है फिर अबेकस का ज्ञान हो, मत बोलना। शकुंतला देवी महिला गणितज्ञ है, बचपन से ही शार्प माइंड थे। किसको मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था, तो इसकी रचनाएं ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन प्रमेयों को जगह, इसका एक जैसे केबीसी वगैरह में होता है ना शास्त्रार्थ, ऐसा शास्त्रार्थ भी फेस किया है कि आप कितना जानते हो, कंप्यूटर से तुलना किया गया था, उसमें दिखाया गया।
तो ये है। उसके बाद है, अब कल थोड़ा सा हम लोग देखेंगे एक चैप्टर गणित का, गणित की प्रकृति, आखिर गणित क्या है, उसका नेचर क्या है। पेडागोजी को एक एक टॉपिक को छोटा छोटा, अभी आप बनाएंगे रीजनिंग, और सबसे सिंपल टॉपिक है रीजनिंग में त्रिभुज में संख्या काउंट करना। कुछ तरीके होते हैं, या फिर मैनुअल गिन सकते हो तो मैनुअल गिनना, नहीं तो तरीकों से आप पता करेंगे। इसका पीडीएफ अभी डाल दूंगा, पढ़ेंगे इसको। दो चीजें काउंट करना है, एक तो आपको काउंट करना पड़ता है त्रिभुज, और दूसरा काउंट करना पड़ता है वर्ग। त्रिभुज की गणना करना, कल आप लोग आएंगे कि नहीं? त्योहार है ना कल, है? हैं? दिन में आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। कितने बजे दिन में? चलो उसको देख के बताता हूँ। कल देखते हैं रूपरेखा, कल का कल हम लोग चर्चा करेंगे। किसी भी त्रिभुज को हम लोग काउंट जब कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ तरीके होते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे तरीके देखे भी होंगे और समझे भी होंगे कि कौन कौन से तरीके होते हैं। बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, और बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज। तीन भुजाएं होनी चाहिए, ध्यान से देखिए, वैसा नहीं है फट से नहीं बोलना, थोड़ा गहन अध्ययन से। कितने भुजाएं त्रिभुज की? एक भुजाएं। तो आपको कोई और अन्य आकृति दिख पा रही है? नहीं दिख पा रही, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसमें एक ही त्रिभुज है। त्रिभुजों की गिनती को लेकर के ध्यान रखेंगे। अब मैंने इस त्रिभुज में दो खंड इसको कर दिया, ठीक, त्रिभुज को दो खंड कर दिया, तो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, और एक बड़ा त्रिभुज, तीन त्रिभुज। मैनुअल काउंट कर लिए। आपके पास तरीके भी होने चाहिए। तो जब भी ऐसे त्रिभुज, जब किसी शीर्ष से वो ऐसे निकल रहे होंगे, रूल्स के साथ में चल रहा हूं अभी, ये शीर्ष कहलाते हैं, या कॉर्नर बोल दूं तो चलेगा, बहुत ज्यादा गणित की भाषा ना बोलें। एक कोने से निकल कर आ रहा हो तो यहाँ पर आपको कितने त्रिभुजों के लिए जगह मिल गया? दो। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आप इसको काउंट कर लिए एक और दो, तो आपका काम होना चाहिए, ये एक है इसको अलग लिखेंगे, प्लस ये दो है, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा तीन। इसमें कितने त्रिभुज हैं? तीन त्रिभुज माने गए हैं। वैसे ही जब भी आप लोगों को त्रिभुज के इस स्थिति को बनाने का कॉन्सेप्ट मिलेगा, दिख रहा है स्क्रीन में यहां तक का? यहां से बताते जाएंगे। किसी शीर्ष से निकलते हुए त्रिभुज आगे बढ़ रहे हो और आपसे पूछा जाए अब बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो सामान्यतः आप क्या करेंगे? ट्रिक है, तरीका है, वो है आपको सभी पर नंबरिंग करना होगा, एक दो तीन चार, और शीर्ष से निकल कर आ रहे हैं तो आप इसको एक साथ जोड़ देंगे। अच्छे से बनाइए, फेयर बनना चाहिए इमेज, है ना, ज्यादा जगह भी ले सकते हो आप। तो इसको हम लोग, जो तरीका होता है एक दो तीन और चार,
सबको जोड़ें तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 और 3 7 और 3 10। तरीका क्या है? जितनी बार त्रिभुज का विभाजन होगा उसे नंबरिंग करके जोड़ देंगे। क्योंकि त्रिभुज के कई ऐसे तरीके हैं जो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि ऐसा भी कैसे काउंट करेंगे, कैसे गिनेंगे। आप लोग तो देखे भी होंगे, बहुत सारे तरीके यूट्यूब वगैरह में उपलब्ध भी होंगे, बहुत ऐसे तरीके हैं। लेकिन आपको जो तरीका सरल लगता है, आप मैनुअल गिन सकते थे तो आपको परेशानी होगी। 1 2 3 4 तो मिल गया, उसके बाद ये हो गया अपना 5, फिर ये 6, फिर 7, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे होता है। इसका सिंपल ही तरीका है, ऐसे बनाना है। हो गया? चलिए, जल्दी से बताते जाएंगे क्योंकि नंबरिंग करना है, काउंटिंग करना है। पहचान आ रहा है ना स्क्रीन में? यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? यहाँ पर आप सबको पहला काम, सभी शीर्ष से निकलने वाले हैं और सभी यहाँ पे लगे हुए हैं, तो सबसे पहले इसको नंबरिंग करिए फास्ट। 1 2 3 4 5 6 सबको जोड़ना है। तो 6 5 11। अब जोड़ेंगे कैसे? वो ऐसे भी जोड़ सकते हो, ऐसे भी जोड़ सकते हो, है ना। 6 5 11 4, 15 3 18, 21 हुआ क्या? 21। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 सबका जोड़, सभी का योग। हाथ से खींचो सर फटाफट, वो स्केल वाला काम नहीं होना चाहिए। जितना आप जल्दी खींचेंगे, वो इसमें क्या है, स्क्रीन में जब सुविधा है तो मैं बना दे रहा हूँ, नहीं तो मैं भी खींचता है वैसी। अब बताएंगे जैसे जैसे आकृति को हम कॉम्प्लिकेटेड करते जाते हैं फिर त्रिभुजों की संख्या कैसी होगी। एक ऐसी आकृति जिसपे आपको शीर्ष से खींची हुई आकृति मिलेगी, यहाँ पे लाइन मिलेगा, यहाँ पे एक पहला कर देते हैं, उसके साथ साथ ये इसको बांट दिया गया है। ठीक, अब एक एक स्टेप में आगे बढ़ रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट बैठता जाए। शीर्ष से निकलने वाली आकृतियां ऐसी थी। अब हमने क्या किया है, उसको बीच से और काट दिया। तो काटने के बाद ये फिर से ये त्रिभुज कहाँ बन रहा है? ये नहीं बन रहा है। आप काउंट करिए, मैनुअल काउंट करिए। अभी तो छोटा से शुरुआत कर रहे हैं ना, मैनुअल गिनिए, उसके बाद आप बात करेंगे। देखिए, इसके लिए एक शब्दावली होता है। लाइन दो प्रकार से खींचे जाते हैं। ऊपर से नीचे खींची गई लाइन को वर्टिकल लाइन कहते हैं। ठीक है, लिख देता हूं। ऊपर से नीचे, क्योंकि अभी जो नियम लिखूंगा वो इसी पे बेस होगा। ऊपर से नीचे खींची गई रेखा या लाइन को, सभी लोग को पता है ना, वर्टिकल कहते हैं। बाएं से दाएं खींची रेखा क्या कहलाता है? क्षैतिज। इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं हिंदी में, और इसको क्षैतिज कहते हैं। क्षैतिज को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ऐसा लिख लीजिए, क्षैतिज।
तो काउंट कर लिए कितना है। पहला चीज आप लोग गिनेंगे, ये पहला एक हो गया, ये दो हो गया, तो पहले के नियम से तो तीन तो है, मिल ही गए थे, बीच में और कर दिया गया है ऐसे, तो एक दो और फिर से तीन, तो तीन और तीन छह, ये तो आप काउंट कर लिए। लेकिन अगर इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी तो क्या करेंगे, तो पहला चीज ये है, सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे जहां शीर्ष से जितने भी रेखा खींची जाती है उसमें नंबरिंग किया जाता है और उसको जोड़ा जाता है हमेशा। तो एक और दो, 1 + 2 = 3, ये कौन सा है, वर्टिकल लाइन है, ठीक है, 3 हो गई। उसके बाद ये देखिए यहां पर कितने बॉक्स हैं, एक डब्बा यहां, एक डब्बा यहां, दो डब्बे हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 3 का गुणा 2 से, 36, तो 3 दूनी 6 लाइन, क्लियर है। अगर यहाँ पे एक लाइन और आएगा तो 3 हिस्से में बटेगा, ये कितने हिस्से में बट गया है, 2 हिस्से में। पहला क्षैतिज लाइन ये हो गया, दूसरा क्षैतिज लाइन ये हो गया, तो 2 क्षैतिज लाइन है, तो 2 से गुणा, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का गुणा होता है तभी त्रिभुज का एक समग्र मान निकलता है। सिंपल से है। ये कब होगा, जब कोई ऐसे त्रिभुज में शीर्ष पे लंब ऐसे खींचा गया हो और उसको कोई काट रहा हो, तो नीचे के हिस्से को जोड़ेंगे और जितने हिस्से में ऊपर बटा हुआ है उतने से गुणा कर देंगे। ओके, तो एक रूल्स यहाँ लिखा है, बाकी आप प्रैक्टिस से करेंगे। चलिए, 2 दिन लग जाएगा लग रहा है, त्रिभुज और वर्ग को बताते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। एक आप लोग भी बनाइए। ये बना दिया गया एक ऐसा त्रिभुज जिसपे 2 वर्टिकल लाइन, ठीक है, कॉन्सेप्ट यहीं से है, 2 वर्टिकल लाइन और 1 2 3, सॉरी 1 2 3, 3 खंड इसके और 3 खंड इसके, तो कितने खंड हो गए, 6 खंड। ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हम वर्टिकल को सॉल्व करेंगे, 1 + 2 + 3, तो ये हो गया 3 और 2 5 और 6, ये है। उसके साथ साथ ये पहला हिस्सा इस बॉक्स का, ये दूसरा हिस्सा इस बॉक्स का, इस तीसरा हिस्सा इस बॉक्स का, तो 6 के साथ गुणा किसका करेंगे, किससे, 3 से, 6 तिया 18 त्रिभुज। ठीक, अब आवश्यकता है क्या लिखने का, वर्टिकल और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। आप अपने से ऐसी बना बना के सॉल्व कर सकते, गिन सकते हैं, प्रैक्टिस ही तो करना है। इसको छोटा कर देता हूं और एक नया यहाँ पे बनाएंगे। काउंटिंग करना है जैसे जैसे समझ में आ रहा हो आपके। शीर्ष से अभी एक ही तरीका चल रहा है कि शीर्ष से ऊपर से हम किसी आकृति को उतार रहे हैं। चलिए बताएंगे सिंपल तरीका। आप 1 2 3 4 5 और इधर 1 2 3 4 5 चौक 20 मत कर देना, वहीं पे फंस जाएंगे। जितने भी वर्टिकल लाइन होंगे जहां शीर्ष से लेके यहां तक आया होगा सबको हमेशा 1 2 3 4 5, पहला काम क्या है, इनको जोड़े 1 2 3 4 और 5 को, इसका योग कितना हुआ, है? इसका योग हो गया 15, और यहाँ पर
1 2 3 4, 4 खंड है, तो 15 का किसके साथ गुना? 4 के साथ। इसको एक बार ऐसा कर लेते हैं। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में है 4, तो ये 4 हो गया। तो 15 का गुना 4 के साथ कितने त्रिभुज? 60 त्रिभुज। बैठ कर आप नहीं गिन सकते इतने सारे त्रिभुजों को बिना ट्रिक के, और जो भी आएगा ना उस इसी उद्देश्य से वो प्रश्न आएगा कि आप इसको किसी न किसी तरीके से जानते हैं या नहीं जानते हैं। हो गया? चलिए, अब आपका थोड़ा सा त्रिभुज को समझने का तरीका बदल जाएगा। एक ऐसा त्रिभुज आपके पास उपलब्ध है और उस त्रिभुज को हम अलग अलग शीर्ष से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये वाले शीर्ष से हम इसको यहां ले गए और ये वाले शीर्ष से हम यहां ले गए। किसी भी शीर्ष से निकलने वाली एक ऐसी रेखाएं जो शीर्ष से निकल करके एक लाइन, शीर्ष से निकल करके एक, किसी भी एक, कहना चाहिए अपने में वो लंब बना रहा है। ठीक। तो ऐसे प्रश्नों को क्या लिखेंगे? लिखेंगे यदि किसी त्रिभुज से या त्रिभुज के शीर्ष से बराबर रेखा खींची गई हो तो उसे घन के सिद्धांत से हल करते हैं, हल करेंगे। कब की स्थिति में? ध्यान से देखेंगे, इसी शीर्ष से एक लाइन यहां और इसके यहां शीर्ष से एक लाइन यहां। तो आप देख रहे होंगे कितने बॉक्स बन रहे हैं। पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये। इधर भी देखें, ये तो आधार है ना। यहां से देखें, पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये। तो कितने लाइन खींची गई है? 2 लाइन। तो घन का सिद्धांत है 2 की घात में 3 कर देंगे। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। काउंट भी करेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। आप देखिए, एक मूल हो गया। ठीक। उसके बाद जो क्रॉस हुआ है अपने आप में 2 हो गए। क्रॉस होने के बाद 3 4 5। ठीक। उसके बाद और कहां से बन रहा है त्रिभुज? ये 1 2 3, ये त्रिभुज नहीं है ना, इसको मत गिनेगा। उसके बाद आपस में ऐसे फिर से छोटा त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज, कुल मिलाकर के 8 इसके त्रिभुज बनेंगे। जब भी ऐसा यहां से क्रॉस हुआ है, एक लाइन यहां खींचा गया है, अगर हम सिंगल इसको समझें तो एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज है, इस शीर्ष से हमने यहाँ बीच से लाइन खींच दिया, तो ये कितने त्रिभुज बन गए? 3। 3 बन गए ना। अब यहां से मैं खींच दूंगा तो ये भी 8 हो गए ना। ये अपने आप में इसका हिस्सा भी है, इसको लेंगे ना। और ये ऐसा भी एक त्रिभुज बना हुआ है। दो, हाँ, जो जितने खंड हो गए हैं, 2 के खंड, 2 खंड में हुए हैं। 1 और 2 लिखता, काउंट भी करता ना मैं, तो काउंट करने के लिए 1 लिखा हूं और 2 लिखा हूं। 2 हिस्से हैं तो 2 का वर्ग। 3 हिस्से में रहेगा तो 3 की घात में 3। चलिए, अब इधर वो भी, इधर 1 होना चाहिए, इधर 1 होना चाहिए, तभी घन लगाएंगे। इसलिए मैं लिख दिया हूं बराबर रेखा खींची गई हो। हाँ, उसके लिए फिर अलग नियम है, अभी बताते जा रहा हूँ एक एक करके। इसलिए सामान्य, धीरे धीरे, सरल से कठिन, आगमन, है ना, आगमन विधि से चलेंगे। चलिए, एक बना देंगे आप। कब की स्थिति में आप ऐसा करेंगे? जब घनों का उपयोग, जब
इस पर क्रॉस की संख्या बराबर हो। देखिए, इस शीर्ष से मैंने एक लाइन यहां खींचा, इसी शीर्ष से एक लाइन मैंने यहां खींचा, और इसी शीर्ष से एक लाइन मैंने यहां खींचा। इसी नीचे से मैंने एक लाइन यहां खींचा है, इसी से हमने एक लाइन यहां खींचा है, और इसी से हमने एक लाइन यहां खींचा है। बताएंगे दोनों तरफ तीन तीन है, तीन तीन लाइन खिंचाया है ना, तो खंड कितने बनेंगे? पेन का, हाँ, यहाँ पर बन रहा है पहला, यहाँ हो रहा है दो, यहाँ हो गया है तीन, यहाँ हो गया है चौथा खंड। इधर भी देखें तो इधर भी वैसा ही चार खंड बन रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चार खंड बन रहे हैं तो चार की घात में तीन, चार गुना चार गुना चार, ये हो गया 64। सेम पैटर्न में आगे बढ़ रहा है ना। अब थोड़ा सा बदलाव हुआ तो नियम में बदलाव हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है, इसको मैनुअल गिन ही नहीं सकते आप, बहुत परेशानी होगी इसको गिनने में। समय है तो गिनेंगे। हाँ, एक चीज और आप लोगों को बता देता हूं, इसके जो ऑप्शंस होंगे, इसके ऑप्शन में चांस लेने के सिद्धांत आपके उपयोग कर सकते हो ना, सबसे कम ना सबसे ज्यादा, दोनों को छोड़कर उत्तर होता है। ठीक है, क्योंकि वो जानता है कि गिनने में या तो छोड़ेगा या डबल गिनेगा। इसी कारण से जो भी उत्तर होते हैं, अगर इसमें ऑप्शन होता तो ये हो सकता था 60, 62, 64, 68। तो कभी भी संभवतः ना, ये कोई एकदम प्रमाणित नहीं है, लेकिन जब जितने भी मैंने देखे हैं इसमें उत्तर देखे हैं, उसमें कभी भी छोटा वाला और कभी भी बड़ा वाला उत्तर नहीं हुआ है आज तक, जितने ऑप्शन हैं। जो उत्तर होगा वो इसी के बीच होता है। तो 50-50 है, 25% चांस रहता है। तो आप थोड़ा सा सोचते, अगर आप काउंट कर रहे हो 61 आ रहा है तो 62 भी लेना है, ऐसा भी नहीं है। जितना आएगा उतना ही उत्तर आना चाहिए जो ऑप्शंस में है। और तरीके हैं, जहां भी 20 से ज्यादा त्रिभुज हैं ऑप्शंस में, तो आप मैनुअल गिनने में गलती कर सकते हैं आगे, है ना, उससे कम का आप काउंट कर सकते हैं। इसको छोटा कर दिया जाए और इसी में एक और प्रश्न दे दिया जाए, जल्दी से बना देंगे। किसी त्रिभुज में अब आप क्या करेंगे, 1 and 2, 1 and 2। त्रिभुज की संख्या आपको काउंट करनी है इस मामले में। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। तो ये हो गया, तीन है तो तीन की घात में तीन, कितना हो जाएगा? 27। ठीक, आपका कितना है? तीन की घात में वर्ग नहीं करना है, घात करना है। आगे बढ़े, चलिए अब आप लोग बना के बताएंगे कुछ इसमें, अगर और कुछ चीज जोड़ दिया जाए। आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, पहला कॉन्सेप्ट वर्टिकल रहता है तो 1+2+3 ऐसा कॉन्सेप्ट, और अभी कॉर्नर से ले जाते हैं तो कैसे काउंट करना है। प्रश्न का हिस्सा है, एक एक त्रिभुज है, त्रिभुज में आपको एक आकृति मिलेगी। पहला आकृति तो ये है कि जैसे यहां से आपने शीर्ष काटा है और इसी बीच में इस शीर्ष को भी यहाँ पे शामिल कर दिया। अब बताएंगे त्रिभुज की संख्या, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं।
आप त्रिभुज को हर एंगल में ऐसे घुमा के देख सकते हो, क्या कॉन्सेप्ट है। 24 नहीं आएगा। 16। वर्ग कब निकाले हैं हम लोग? अभी वर्ग तो निकाले ही नहीं है, घन निकाले हैं। दो का घन 8 होगा, 3 जोड़ोगे तो उत्तर 16 है। तो ऑप्शन में भी नहीं देखा हो 11 को, तब कैसे करोगे? आपका आया गया। एक बार थोड़ा सा घुमाइए दिमाग, इसी को करके हम लोग विराम लेते हैं। यहां से देखिए, अभी हमने 1+2 कॉन्सेप्ट देखा था। अगर हम इसको, कलर चेंज कर देता हूं, अगर यहां से हम इसको एक त्रिभुज मानते हैं और इसमें बीच में लाइन है, तो एक त्रिभुज 1 2 3, यहाँ पर कितने त्रिभुज मिल रहे हैं? वैसे ही अगर इसको यहाँ से एक त्रिभुज मानते हैं तो इसमें भी 3 और नीचे वाले में भी 3, तो कितने हो गए? 9 तो यही हो गए। उसके बाद हर शीर्ष से अभी देखे हैं 2 2 और निकल रहे थे, ये वाला अपने आप में है ना। वैसे ही इसमें भी ये काउंट हुआ है, ये वाला काउंट नहीं हुआ है ना। तो वैसे ही कितने काउंट हो गए इसमें? 1 2, ये त्रिभुज नहीं है ना, ये चतुर्भुज है। ठीक, उसके बाद ये अपने आप में और खुद में एक बड़ा वाला 3 और संभावनाएं। उसके बाद ये खुद में अपने आप में और ये खुद में अपने आप में, नहीं ये तो हो गया है। अब बड़ा त्रिभुज, उसको काउंट किए है ना। तो ट्रिक क्या है इसमें? ट्रिक यही है कि हम पहले 1+2 वाला जो कॉन्सेप्ट रख रहे हैं ऐसे वाले, उसका मान पहले निकाल लीजिए। पहला प्रयास ये कीजिए, ऑप्शन में 10 से 12 हैं तो मैनुअल काउंट करेंगे, सबसे पहला प्रयास ये होना चाहिए, है ना। उसको प्रूफ करना होगा तो आप एक प्रयास कर सकते हैं। सीधा सीधा काउंट हो रहा है तो क्यों आप उलझेंगे, लेकिन 20 से ज्यादा है तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि बार बार ऐसे पेन चलाएंगे, एक ही बार पेन चलता है, उसके बाद वो डबल काउंट हो जाएगा। तो ये 2 1 2 3 4, ये वाला कितना गिने थे? 16 गिने थे क्या? मैं भी अब नहीं दिख रहा है मेरे को भी। 16। ठीक यही है कि छोटे छोटे त्रिभुजों को पहले 1+2 करके अलग कर लीजिए, उसके बाद बड़े त्रिभुजों को काउंट कर लीजिए। काउंट करना है, छोटे संख्या है 20 से कम है तो कई जगह पर आपको काउंट ही करना पड़ेगा। कुछ मामलों में बहुत बड़े बड़े सूत्र हैं, तरीके हैं, इसलिए जितना ज्यादा इससे परिचित रहेंगे कि कौन सा वर्टिकल लाइन से काउंट किया जाता है, कौन हॉरिजॉन्टल लाइन में डब्बे को काउंट किया जाता है, कैसे हमको, और पहले चीज तो हम क्या कर लिए, सभी को एक एक बार 3 6 और 9 कर लिए। उसके बाद एक और एक, इस मामले में ना, इस मामले में
ये अपने आप में हो गया 2। उसके बाद यहां से यहां, इस ऊपर से नीचे यहां, इस ऊपर से नीचे यहां, ठीक है। तो 9 6 15, और एक बड़ा त्रिभुज 16। अभी भी नहीं पता चल रहा है क्या? काउंट करना पड़ेगा आप लोगों को। नंबरिंग देखिए, इसका गणितीय विधि ये होता है, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, हर कोने को नाम दे दिया जाता है, ए बी सी डी ई। ये पहले एफ, जितने भी कॉर्नर है सबका नामकरण किया जाता है, और आप आसानी से फिर त्रिभुज ए एफ ई ऐसे काउंट करते थे पहले, मैनुअल पद्धति था। फिर त्रिभुज ए ई एफ, ए ई एफ हो गया, नाम दे दिया, एफ जी दे देता हूं मैं, ए एफ जी। ऐसे करते करते फिर ए बी सी, ए डी सी, ए, फिर उसके बाद बी ई सी, ऐसा होता है ना। ये आपको जो पुराने पुस्तक थे, जो आप लोगों को ट्रिक नहीं बताते थे, पुस्तकों में मैनुअल ही सॉल्यूशन मिलता है, तो मैनुअल सॉल्यूशन यही होता था कि आपको पूरे ऐसे त्रिभुजों को गिनना पड़ेगा, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट करना है। जैसे छोटे त्रिभुज ये पूरा सभी में काम आएगा। जैसे इसमें हो गया, इसमें 3 त्रिभुज कैसे है, मैंने तीनों का नामकरण कर दिया, जहां जहां पर इसका ये है। अब पहला त्रिभुज मुझे मिल गया ए बी सी, उसके बाद एक त्रिभुज मिला ए बी डी, एक त्रिभुज मिला ए डी सी। ये सबसे मैनुअल विधि है, जो कभी गलत नहीं होता है त्रिभुज गिनने में। छोटी संख्याओं को जहां पर भी ज्वाइंट हो रहा है वहां पर उनका नाम दीजिए, नंबरिंग कीजिए, अल्फाबेट 1 2 3 4 जो भी लिखना है। उसके बाद आप आसानी से बता सकते, कोई ट्रिक नहीं लगेगा उसमें, सब में काम आएगा, सब में। लेकिन आपको 48 त्रिभुज है, 45 त्रिभुज है, वैसे आ गया तो आप 45 बार उसको लिखना पड़ेगा, है ना। इसीलिए कभी कभी ऐसे गिन देते हैं आप, अच्छा दिख रहा है त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज। आगे करेंगे, चल मैं थक गया हूँ। 8:30 हो गया, 7:30। बताएंगे आप कल कितने समय आ सकते, मैं डाल दूंगा।